देखते हैं द नेक्स्ट टॉपिक इज डिटर्मिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। डिटर्मिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर हम परमेबिलिटी को डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो उसके लिए मैं कुछ टेस्ट परफॉर्म करूंगा। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टेस्ट फॉर परमेबिलिटी, टेस्ट फॉर परमेबिलिटी। तो हम लोग यहाँ पर टोटल 3 प्रकार के टेस्ट परफॉर्म करने वाले रहेंगे, जिसमें से पहला टेस्ट रहेगा हमारे पास डायरेक्ट टेस्ट, दूसरा एक हमारे पास टेस्ट रहेगा फील्ड टेस्ट, और एक रहेगा जो हम लैब में परफॉर्म कर सकते हैं लेबोरेटरी टेस्ट, लैब में परफॉर्म किए जाने वाले टेस्ट। तो ये 3 प्रकार के टेस्ट हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं परमेबिलिटी को डिटरमाइन करने की यदि मैं परमेबिलिटी को डिटरमाइन करने की बात करूँ तो उसमें डायरेक्ट टेस्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक हम लोग देखे थे एलन हैजन इक्वेशन, एलन हैजन्स इक्वेशन, ये हम देखे थे। तो ये आपकी परमेबिलिटी को निकालने की डायरेक्ट मेथड हो गई। CD10 स्क्वायर देखा था हम लोगों ने, फैक्टर्स अफेक्टिंग कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी में। सो ये है आपकी डायरेक्ट मेथड। एक हम देखे थे लॉरेंट्ज़ इक्वेशन, ठीक है, लॉरेंट्ज़ इक्वेशन हम देखे थे। तो लॉरेंट्ज़ इक्वेशन भी क्या है, आपकी परमेबिलिटी को निकालने की एक मेथड हो गई। नेक्स्ट हम लोग एक देखे थे कॉज़िनी-कर्मन्स इक्वेशन। सो कॉज़िनी-कर्मन्स इक्वेशन, ये भी आपकी परमेबिलिटी को निकालने के लिए एक मेथड हो गई। तो ये 3 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक है आप लोगों की कंसोलिडेशन मेथड, या कंसोलिडेशन इक्वेशन लिख लेता हूँ, कंसोलिडेशन इक्वेशन। कंसोलिडेशन इक्वेशन हम तब पढ़ेंगे जब हम लोग चैप्टर नंबर 3 कंसोलिडेशन पढ़ने वाले रहेंगे। अभी मैं सिर्फ इक्वेशन डायरेक्टली लिखवा रहा हूँ, K इज इक्वल टू CV MV गामा W। क्या लिखा हूँ, CV MV गामा W, दैट विल बी द इक्वेशन, कंसोलिडेशन इक्वेशन, जहाँ से आप कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी निकाल सकते हैं। अभी इस इक्वेशन के बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, चैप्टर नंबर 3 में ऑलरेडी मैं डिराइव करके बताऊंगा, अपन इसके बारे में देखेंगे। सो ये हमारे डायरेक्ट टेस्ट टू डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, नेक्स्ट जो हमारे पास है फील्ड टेस्ट। इस फील्ड टेस्ट में हम लोग देखने वाले रहेंगे आने वाले समय में, वो हो जाएगा आपका पंपिंग आउट मेथड्स एंड पंपिंग इन मेथड्स, पंपिंग इन मेथड्स, ठीक है। तो पंपिंग आउट, पंपिंग इन, 2 प्रकार की ये मेथड्स हमारी फील्ड टेस्ट पर रहेगी। उसके बाद आप लोग के पास आ जाएगी मेनली लैब मेथड्स। तो लैब में हम लोग यहाँ पर 3 प्रकार के टेस्ट अभी पढ़ेंगे आज ही। कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट, कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट। दूसरा हम लोग इसको बोलेंगे फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट, और तीसरा हम बोलेंगे एक हॉरिजॉन्टल कैपिलरी परमेबिलिटी टेस्ट, तो ये टोटल 3 टेस्ट लैब में हम लोग परफॉर्म करने वाले रहेंगे। दिख रहे हैं आपको ये 3 टेस्ट। ये 2 टेस्ट हम लोग फील्ड पर परफॉर्म करने वाले रहते हैं, और ये डायरेक्ट मेथड से फॉर्मूला लगाना है, वैल्यूज पुट करना है और आंसर निकालना है। डायरेक्ट मेथड अपन इसको नाम दे रखा है। तो देखो, ये जो डायरेक्ट मेथड है ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ रखे हैं। बस ये जो कंसोलिडेशन इक्वेशन है ये अपन चैप्टर नंबर 3 में जाकर ऑलरेडी पढ़ने वाले रहेंगे ही। फील्ड टेस्ट की बात करें तो इसी चैप्टर में मैं आपको फील्ड टेस्ट भी पढ़ाऊंगा, जो कि वेल हाइड्रोलिक्स नाम से जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा उसमें हम पढ़ेंगे। हालांकि आप लोग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इरिगेशन या हाइड्रोलॉजी में कहीं में पढ़े होंगे आप लोग, डुपिट्स थ्योरी, थीम्स थ्योरी पढ़े हो ऐसा है? अच्छा, समझ गया। यूट्यूब वालों से मैं बोल रहा हूँ कि आप पढ़े होंगे, जो कि थीम्स थ्योरी, डुपिट्स थ्योरी, वेल हाइड्रोलिक्स ऐसा करके। बाकी तो चिंता की कोई बात नहीं है, इसी चैप्टर में मैं इसको पढ़ाने वाला रहूंगा। नेक्स्ट हमारे पास लेबोरेटरी टेस्ट, जिसके अंदर ये 3 मेथड्स है। तो वन बाय वन हम लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट। चालू करें तो आइए देखते हैं हम लोग। ये चार्ट बना लिए सभी लोग फुर्ती से, सभी लोग जल्दी से ये चार्ट बना लो। चार्ट बनाओ फटाफट, फ्लो चार्ट। देन वी स्टार्ट दी कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट। चलिए इधर आ जाइए, देखते हैं हम लोग कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट। इधर दिखा देना भैया। चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट नंबर का टेस्ट, कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट, कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट। इसमें मैं लिख रहा हूँ ब्रैकेट में, सुटेबल फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल,
कोर्स ग्रेन सॉइल। तो आप लोगों का जो कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट रहेगा वो किसके लिए सुटेबल रहेगा? ये सुटेबल रहेगा कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। इसको याद कैसे रखना है? सी मतलब कांस्टेंट हेड, सी इज रिलेटेड टू कोर्स, तो कांस्टेंट हेड सी, कोर्स ग्रेन सॉइल सी। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि भैया कांस्टेंट हेड जो है वो कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए सुटेबल रहेगा। इन द सेम वे ये जो फॉलिंग हेड है, ये जो फॉलिंग हेड है ये किसके लिए सुटेबल होगा? एफ फॉर फाइन ग्रेन, है ना। तो सी मतलब कोर्स ग्रेन, एफ मतलब फाइन ग्रेन, तो कांस्टेंट हेड कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए सुटेबल, फॉलिंग हेड फाइन ग्रेन सॉइल के लिए सुटेबल। तो चलो यहाँ पर अपन देखते हैं, इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाते हैं पहले तो, ठीक है, कि ये सेटअप हमारे पास कैसा रहने वाला होगा करके। ठीक है, तो हमने इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया। मान लीजिए पहले मैं बनाता हूं, फिर आप लोग बनाते रहिएगा आराम से। चलिए यहाँ पर देखिएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। सब लोग इधर देखिएगा। मान लीजिए हमारे पास ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, सॉइल सैंपल है ये आपका। फिल्टर पेपर यहाँ पर भी रखा होता है, फिल्टर पेपर यहाँ पर भी रखा होता है, ताकि आपका पार्टिकल्स फ्लो के बाहर ना आ जाए। अभी ये सॉइल सैंपल है और ये आपके पास वाटर का सप्लाई है। ये ग्लास की ट्यूब होगी जिसके अंदर सॉइल भरा हुआ है और यहाँ से हमारे पास वाटर का सप्लाई है। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कंटिन्यूस सप्लाई। यहाँ पर क्या लिखा हमने? कंटिन्यूस सप्लाई। पानी का हम कंटिन्यूस सप्लाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर जो मैंने सॉइल रखी है वो कैसी सॉइल है? कोर्स ग्रेन सॉइल है। तो मेरे पास एक कोर्स ग्रेन सॉइल है। अब मैंने पानी डाला, पानी तो तुरंत भीग गया, बिकॉज द कोर्स ग्रेन सॉइल हैज वेरी हाई परमेबिलिटी। अभी कोर्स ग्रेन सॉइल पत्थर है, पानी डाला तुरंत भीग गया। तो टेस्ट परफॉर्म कर पाए क्या आप लोग? नहीं परफॉर्म कर पाए। तो यहाँ पर हम इसलिए पानी का यहाँ पर क्या रखेंगे? कंटिन्यूस सप्लाई रखेंगे, ताकि हमारे पास हेड मेंटेन रहे। इतना हेड कांस्टेंट हमारे पास, ये जो हेड चाहिए हमें, ये हेड कांस्टेंट मेंटेन रहे। ऐसा नहीं हो कि ये हेड ड्रॉप होने लगे। यदि मैं पानी का कंटिन्यूस सप्लाई नहीं रखूंगा तो ये हेड क्या होगा? कम होता रहेगा, क्योंकि पानी तो इसमें से निकल रहा है और वो मैं नहीं चाहता। मैं इसलिए यहाँ पर वाटर का कंटिन्यूस सप्लाई रखता हूँ, जिसके कारण मेरा जो ये लेवल है पानी का, ये मेंटेन रहता है, कांस्टेंट बना हुआ रहता है। इसलिए इस टेस्ट का नाम है कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, किसके लिए सुटेबल है? कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए सुटेबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूस सप्लाई अपन ने रखा है। यहाँ पर चूंकि हमने कंटिन्यूस सप्लाई रखा है, इसलिए इस टेस्ट को आप कोर्स ग्रेन सॉइल में यूज कर सकते हैं। यदि आपके पास कंटिन्यूस सप्लाई नहीं है वाटर का, देन यू कैन नॉट यूज। तो ये कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए सुटेबल है। हमने वाटर का यहाँ पर कंटिन्यूस सप्लाई रखा है। अब वाटर आपने रखा है, वाटर इसमें से बहेगा और फ्लो होके कहाँ जाएगा? यहाँ पर हम उस पानी को कलेक्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर देखिए पानी को कलेक्ट किया है ना, मैं वाटर को यहाँ पर कलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये जो कंटेनर में कलेक्ट मैं कर रहा हूँ वो मेजरिंग है, मतलब ग्रेजुएटेड सिलेंडर है, उस पर रीडिंग डली हुई है कि भैया 1 लीटर पानी इकट्ठा हो गया, या 2 लीटर हो गया, या 3 लीटर हो गया, इस तरीके से। अब कितने समय में कितना पानी इकट्ठा हो रहा है वो मैं पता कर सकता हूँ। मैं क्या करूंगा? मैंने देख लिया यहाँ पे लिखा रहेगा कि भैया 1 मीटर क्यूब पानी इकट्ठा हो गया या 2 मीटर क्यूब इकट्ठा हो गया, यहाँ वो रहेगा मार्क, उससे अपन पता कर लेंगे। तो हमें क्या डिस्चार्ज का वैल्यू यहाँ से पता लग जाएगा क्या? कि भैया वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम, कि कितने समय में हमने देखा, टेस्ट जैसे चालू किया हमने समय देखना चालू किया कि हाँ भैया, फिर 1 घंटे बाद देखा इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर इकट्ठा हो गया, तो जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ पे इकट्ठा हुआ वो डिवाइड बाय टाइम, तो मेरे को डिस्चार्ज पता लग जाएगा मीटर क्यूब पर सेकंड में या सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में। तो डिस्चार्ज का वैल्यू मैं यहाँ से पता कर लूंगा कि कितने समय में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर हमने यहाँ पर इकट्ठा किया है। बात खत्म, डिस्चार्ज निकल आया हमारा। अब मैंने क्या किया? मैंने निकाला हेड। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पीजोमीटर लगाया स्टार्टिंग पॉइंट में। मैं दिया यहाँ पर पीजोमीटर लगाता हूँ तो वाटर का लेवल कहाँ तक जाएगा? पूरा टॉप तक चले जाएगा, क्योंकि अभी तक कोई लॉस हमें देखने को नहीं मिला है, वाटर का फ्लो नहीं हो रहा था यहाँ पे। तो यहाँ तक पूरा हेड हमारे पास अवेलेबल है। दिस इज व्हाट वी कैन कॉल इनिशियल हेड। अब वाटर का फ्लो यहाँ पर आकर खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर भी अपन एक मेजर कर लिया हेड। ये हेड मुझे मिला कुछ इतना, ये हेड मेरे पास इतना मुझे मिल रहा है, मान लो इतना मिला है ना। तो अच्छा, आप ऐसा सोचेंगे कि इसके लेवल पर मिला है, ये लो और गिरा दिया। कुछ लोग होते हैं ना बोले कि भाई इसके लेवल पे मिला होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मान लो यहाँ तक का मिला है, मान लो ये आपको वाटर का हेड मिला, तो इनके बीच का ये डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा? हेड लॉस या हेड डिफरेंस कितना आ रहा है? डेल्टा एच। अब देखिएगा यहाँ पर ये जो डेल्टा एच है ये आपका कांस्टेंट बना हुआ है, ये जो हेड है ये आपका कांस्टेंट बना हुआ है। क्यों कांस्टेंट बना हुआ है? क्योंकि वाटर का क्या है यहाँ पर? कंटिन्यूस सप्लाई। यदि ये वाटर का कंटिन्यूस सप्लाई नहीं होता तो फिर ये लेवल डाउन आ जाता, उसके कारण ये डेल्टा एच चेंज हो जाता,
है ना, गेटिंग माय पॉइंट, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो ये डेल्टा है जी, चूंकि यहां पर इस टेस्ट में कांस्टेंट बना हुआ रहता है, इसलिए इस टेस्ट का नाम है कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट। दिस हेड वी रिमेन्स कांस्टेंट, इस वी कीप दिस हेड कांस्टेंट थ्रू आउट द टेस्ट, डेल्टा एच। अब मान लीजिए कि यहां पर हमारे पास ये जो लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल है वो हमने लिख दिया कि एल है, एल इज द लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल। और एल क्या है, लेंथ ऑफ फ्लो पाथ भी बोल दूं मैं इसको। पानी कितना डिस्टेंस कवर किया यहां से लेकर यहां तक का, तो पानी ने यदि इतना डिस्टेंस कवर किया है तो ये लेंथ ऑफ फ्लो पाथ भी है, लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल भी है। क्या मुझे यहां से हाइड्रोलिक ग्रेडियंट मिल गया। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या चीज है, टोटल हेड लॉस डिवाइड में टोटल लेंथ ऑफ फ्लो पाथ। ठीक है, टोटल हेड लॉस डिवाइड में टोटल लेंथ ऑफ फ्लो पाथ। एक मिनट के लिए सुनने की कोशिश करिएगा। मान लो मैंने एक पिजोमीटर यहां पर बीच में भी घुसाया, उसका हेड मुझे यहां कहीं तक मिला। ठीक, मान लो एक मिनट के लिए मैंने एक पिजोमीटर यहां पर बीच में घुसाया जिसका हेड मुझे यहां तक मिला। तो अभी हेड लॉस मान लो कि यह है स्मॉल एच है। ठीक, अब मुझे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकालना है। कैसे निकालोगे, क्या मैं h डिवाइड बाय एल लिख दूं क्या, क्या ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा कभी नहीं लिख सकते हैं। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि आपका जो लॉस हो रहा है वो h हो रहा है। कब, जब आपने यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कवर किया हो। जब आपने यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कवर किया है तब जाके आपका लॉस स्मॉल एच ओकर हो रहा है। तो यदि आपको हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकालना है तो मान लो ये डिस्टेंस आपकी जेड रही होगी, तो आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या बनेगा, स्मॉल एच डिवाइड बाय जेड, ऐसा बनेगा। स्मॉल एच, मान लो इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस जेड रही होगी तो एच बाय जेड ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बनेगा। तो आप ऐसा कभी नहीं लिख सकते कि अपने टोटल लेंथ ऑफ फ्लो पाथ ले लिया और हेड लॉस आधा ही लिया। आप टोटल हेड लॉस लिख रहे हैं तो फिर टोटल लेंथ ऑफ फ्लो पाथ भी लीजिएगा। एक बात, दूसरी बात, मान लो मैंने यहां पर टोटल हेड लॉस ही लिखा डिवाइड में टोटल लेंथ ऑफ फ्लो पाथ ही लिखा, तो क्या ये आई और ये आई अलग अलग मिलेंगे क्या, नहीं, बोथ आई विल बी सेम, क्योंकि मैं लास्ट क्लास में बताया था लीनियरली वेरी हो रहा है ना, लीनियरली हो रहा है वेरी। तो आप चाहे किसी भी पॉइंट पे निकालिए हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, यहां पर निकालिए, यहां यहां यहां, एवरीवेयर इट विल बी सेम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें निकालना क्या था इस टेस्ट में, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी निकालना था। सो वी कैन डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। लिख रहे हैं फ्रॉम डार्सिस लॉ, फ्रॉम डार्सिस लॉ, फ्रॉम डार्सिस लॉ हम क्या जानते हैं, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो हमने क्या लिखा, v इज इक्वल टू के आई। सिंस हम जानते हैं डिस्चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, q इज इक्वल टू ए वी। डिस्चार्ज इक्वल टू क्या होता है, a इंटू वी, यही होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर देता हूं तो मेरे पास डिस्चार्ज q कितना आ जाएगा, के आई ए, ऐसा लिख सकता हूं क्या। मैंने v की जगह के आई रख दिया, यहां पर इस v की जगह ये एक्सप्रेशन रख दिया के आई। ठीक, अब ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन आ चुका है डार्सिस लॉ से, डिस्चार्ज इज इक्वल टू के आई ए। तो आज के बाद जब भी मैं पूछूंगा डिस्चार्ज डार्सी लॉ के हिसाब से तो ये इक्वेशन हमारी बनने को रहेगी। अब एक बात समझना चाहिए आपने, चूंकि डार्सी का लॉ कब वैलिड होता है, जब लेमिनार फ्लो हो रहा हो। क्या यहाँ पे होगा लेमिनार फ्लो, शायद नहीं, शायद क्या मतलब होगा नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं यहाँ पर डार्सी लॉ लगा रहा हूँ क्योंकि वो कुछ दूसरा ऑप्शन ही नहीं है ना। सो वी आर अप्लाइंग द डार्सी लॉ हियर इन केस ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल आल्सो। तो Q इज इक्वल टू क्या, ये मैंने यहाँ पर लगाया। अब इस केस में देखिए यहाँ पर, इस केस में यहाँ पर देखिए Q इज इक्वल टू क्या है, में वैल्यूज पुट करते हैं अपन। Q की वैल्यू कितनी है, डिस्चार्ज निकालना जानता हूँ मैं, कैसे निकाल सकता हूँ, मैं डिस्चार्ज निकाल सकता हूँ Q इज इक्वल टू V डिवाइड बाय T से। तो यहाँ पर अपन ने लिखा टोटल वॉल्यूम डिवाइड में टाइम T इज इक्वल टू K इज द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, I हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, क्या हो जाएगा डेल्टा H डिवाइड में लेंथ ऑफ फ्लो पाथ L, और A क्या है, A है आपका टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब ये जो सॉइल सैंपल आप देख रहे हैं यहां से लेकर यहां तक का ये टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, हो सकता है ये आपकी स्क्वायर ट्यूब हो सकता है सर्कुलर ट्यूब हो, वैसे मोस्ट ऑफ द केस में सर्कुलर ट्यूब ही होती है, तो उसका टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको लेना होगा। तो वो क्रॉस सेक्शनल एरिया आप यहाँ पर लिख सकते हैं और यहाँ से आप डिटरमाइन कर लेंगे कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के का वैल्यू कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा v इंटू एल, वी इंटू एल डिवाइड में t इंटू डेल्टा h इंटू ए, ऐसे ही होगा, सही है ये। तो इस तरीके से हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन आ चुका है टू डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। जिस जिस यूनिट में आप डेटा यहाँ पे लोगे उस यूनिट में आपको कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी यहाँ से देखने को मिलेगी। सो दिस इज व्हाट वी हैव द कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट, कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट। और यहाँ पर किसके क्या क्या मीनिंग्स है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले हम लिखते हैं जैसे कि आपका कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी नो प्रॉब्लम। वी के बारे में मैं लिख देता हूँ कि वी क्या है, ये है आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड, वॉल्यूम ऑफ वाटर collected in the time, in the given time t। तो t टाइम में आपने कितना वाटर कलेक्ट किया कंटेनर में, वो है आपका वॉल्यूम v। l है लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल, तो मैंने लिख दिया लेंथ ऑफ फ्लो पाथ जो कि लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल के बराबर है यहाँ पर। डेल्टा h है ना, a लिख देता हूँ, a जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सॉइल, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सॉइल, और डेल्टा H इज द टोटल हेड लॉस,
तो या टोटल हेड डिफरेंस, टोटल हेड लॉस भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, लिखिए जरा इतना। हाँ ठीक है, एक बार यूट्यूब का स्क्रीन बता दो। सही है, चलने दो भाई। सो दिस वाज आवर कांस्टेंट हेड परमिटिविटी टेस्ट, लिखिए इतना। उसके बाद हम चालू करने जा रहे हैं फॉलिंग हेड परमिटिविटी टेस्ट। द नेक्स्ट टेस्ट वी कैन स्टार्ट इज द फॉलिंग हेड परमिटिविटी टेस्ट। लिखा इधर का। आप लोगों को ये वाली क्लास में अच्छा लगता है या वो उधर 3 नंबर वाली क्लास में? 3 वाली में? क्यों? सुबह कहाँ पे हुई थी? 3 में? वहाँ वहाँ क्यों अच्छा लगता है? हाँ, अच्छा नहीं लगता तो कुछ लोग तो बोल रहे हैं वहाँ आदत हो गई इसलिए। ठीक है, तो वहाँ पे कर लेते हैं कल से क्लास। हैं? हाँ, खाना खा रहा है क्या भाई? वैरायटी होना चाहिए। शादी करोगे? जीवन में शादी करोगे ना? उसके बाद बोलना एक बार, वैरायटी होना चाहिए, फिर बताएगी घर वाली तुमको। वैसे भी कल से अपनी क्लास वहीं पर होगी। हम्म, यहाँ पे दूसरी क्लास चालू होगी। वहाँ पे एक्चुअली इसलिए नहीं हो पा रही थी मेरी क्लास, वो सिविल की क्लास एक्चुअली, वो अपन लोगों की क्लास है। हाँ, तुम एडमिशन करवा दो, वो ये वाली दीवार तोड़ के उसको अपन अंदर ले लेंगे। ठीक है। हाँ, आप अकेले ही काफी हो, तो हाथ लगाना ठीक है। तो एक्चुअली वहाँ पे सेटअप नहीं था ना, ये कैमरा वगैरह का वहाँ पे नहीं था ना नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। होगी ना, मैं सेटअप करा लिया ना। हाँ, इसलिए तो नहीं ले पा रहा था वहाँ पे कि वहाँ पे सेटअप नहीं था, तो मैं सेटअप करवा लिया। हो जाएगी कल से। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टेस्ट वी हैव फॉलिंग हेड, फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट। देखो एक्चुअली अपन लोगों को पढ़ने से मतलब होना चाहिए, पढ़ने आते हैं ना मतलब। ये तो अभी आप लोग ज़्यादा ऑफलाइन का उतना माहौल रहा नहीं अभी, नहीं तो पहले तो मैं 300 लोगों को पढ़ाता था ना। तो लोग खिड़की जो होती ना, वो खिड़की में से थोड़ा सा स्पेस होता है। भैया विंडो है कांच का, तो अपन थोड़ा सा स्पेस दिखता है ना अपने को कि मार्जिन, चेयर्स फुल हो जाने के बाद लोग उस पर चढ़ के बैठते थे इतने से मार्जिन पे। समझ रहे हो? तो इतनी भीड़ को मैं पढ़ाता था पहले ऑफलाइन में। तो लोग एडजस्ट करते थे, जो पहला जाए वो बैठता था। तो क्लास मेरी 6 बजे से होती थी, दुबे देरी करके आगे, स्मृति नगर के आगे वहाँ पर। तो लोग 5 बजे से आके बैठ जाते थे कुर्सी संभालने के लिए। कुछ लोग जमीन पे भी बैठ जाते थे, उस टाइम का था, कोरोना के पहले। अभी अभी सब लोग लाइव अटेंड करते हैं, इवन जो लोग ऑफलाइन का पैसा दिया वो भी यूट्यूब पे जाके पढ़ते हैं। क्यों भाई? चलो, फॉलिंग हेड प्राइमरी टेस्ट का एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाते हैं। उसके पहले अपन क्या लिखेंगे? इसको हम लोग यहाँ पर वेरिएबल हेड टेस्ट भी बोलते हैं। इसको हम लोग वेरिएबल हेड परमेबिलिटी, वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट, वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट भी हम इसको बोलेंगे। और ब्रैकेट में डालेंगे सुटेबल फॉर फाइन ग्रेन सॉइल, सुटेबल फॉर फाइन ग्रेन सॉइल, सुटेबल फॉर फाइन ग्रेन सॉइल। यहाँ पर हम इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप बताते हैं। सुनिएगा एक्सपेरिमेंटल सेटअप।
चल इधर देखिएगा क्या बताना चाह रहा हूँ, फिर लिखते रहिएगा आप लोग। यहाँ पर मान लीजिए कि आपका कोई सॉइल सैंपल है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप है आपका, ये ग्लास की ट्यूब होगी, सॉइल हमने उसके अंदर भर दिया, इसका लोअर एंड जो है एक पानी में हमने डुबो रखा है ना, इसको पानी में हमने डूबा हुआ है ये पानी में। अब यहाँ से आपका वाटर का सप्लाई है एक बार, है ना, तो हमने यहाँ पर दे दिया कि मान लो ये हमारा इनिशियल लेवल है वाटर का और ये हमारा वाटर का लेवल यहाँ पर है। दोनों के बीच का हमने हेड मेजर कर दिया। कितना हेड आ गया हमारे पास में? ये हेड हम मान लेते हैं द हेड इज H1। ये हेड हमने मान लिया द हेड इज H1 इनिशियल हेड। फिर थोड़े समय के बाद हम लोगों ने देखा तो हेड ड्रॉप हो गया क्योंकि वाटर का कंटिन्यूस सप्लाई नहीं है, ठीक है, तो पानी का लेवल डेफिनेटली थोड़े समय के बाद क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्योंकि वो पानी इसमें से फ्लो होते हुए यहाँ पर जा रहा होगा। क्या ये पानी का लेवल तुरंत यहाँ आ जाएगा? क्या नहीं, एक समय के बाद आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने सॉइल रखी है वो एक ऐसी सॉइल है जिसकी परमेबिलिटी क्या है, काफी कम है, तो ये आराम से नीचे आने वाला रहेगा। मान लीजिए कि एक लंबे समय के बाद हमारे पास, मान लेते हैं कि जो टाइम T1 था, इस टाइम T1 पे हमारे पास जो हेड था वो H1 था, और एक लंबे समय के बाद हम लोगों ने हेड मेजर किया किसी टाइम T2 पर, तो हमें हेड कितना देखने को मिल रहा है, हमें हेड H2 देखने को मिल रहा है, मतलब हेड में हमारे पास क्या आ गई है, गिरावट आ गई है, ठीक है, हेड हमारी क्या हो गई है, गिरावट आ गई है। तो इतना हमारे पास हेड डिफरेंस देखने को मिला हमें। कितने लेंथ ऑफ फ्लो पाथ पे? L लेंथ ऑफ फ्लो पाथ पे का, ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। H1 हो गया, H2 हो गया, ओके। अब मैंने यहाँ पर कहा कि मान लीजिए हमने क्या कहा था कि मान लीजिए किसी टाइम T1 पे हेड H1 है, किसी टाइम T2 पर हेड H2 है, तो H1 बड़ा था, H2 छोटा है, हेड गिर रहा है। चूंकि हेड गिर रहा है इसलिए इसका नाम क्या है, फॉलिंग हेड। इसलिए इसका नाम क्या है, फॉलिंग हेड, कि हेड गिर रहा है। हेड चेंज हो रहा है इसलिए इसको वेरिएबल हेड भी बोला जाता है, या तो फॉलिंग हेड बोलो या वेरिएबल हेड बोलो। कौन सी सॉइल के लिए सूटेबल है? फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाटर का कंटिन्यूस सप्लाई नहीं है, तो हेड चेंज होता हुआ आपको बकायदा अच्छे से नजर आएगा, पानी इसमें से फ्लो हो रहा होगा। तो ये तीनों पॉइंट्स के मीनिंग हमें समझ में आ गए। मान लीजिए एक मिनट के लिए कि जो हेड में चेंज हुआ, ये मैंने इसको थोड़ा सा मार्क कर दिया, भाई हेड में टोटल चेंज तो इतना हुआ है, H1 से आप सीधे H2 पे आ गए, कितने टाइम में? T1 T2 माइनस T1 टाइम में, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि हेड में कोई चेंज हुआ होगा, वो DH चेंज हुआ होगा, ठीक। कितने टाइम में? मान लेता हूं किसी टाइम DT में इतना चेंज हेड में हमें देखने को मिल रहा है। Assuming the change in head is DH in the time DT, ठीक है। तो यहां पर क्या मुझे ये बता सकते हैं, क्या मैं ये ऐसा बोल सकता हूं कि जितना पानी, जैसे मान लो कि मैंने 1 ग्लास पानी या 1 लीटर पानी यहां पे ट्यूब में डाला होगा, बस एक बार डाला, बाद में नहीं डाल रहा हूं, कंटिन्यूस सप्लाई नहीं है, 1 लीटर पानी मैंने इस ट्यूब में डाला, तो ये सॉइल में से कितना पानी पास हुआ होगा? 1 लीटर। अरे भाई यदि ट्यूब में 1 लीटर पानी डाला है तो ये सॉइल में से कितना पानी फ्लो हो रहा होगा? 1 लीटर। भाई जितना डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू है उतना ही तो सॉइल के थ्रू भी होगा। कोई बढ़ रहा है क्या डिस्चार्ज कहीं पर जाकर? नहीं, तो जितना आपने पानी दिया उतना पानी सॉइल में से फ्लो होने वाला टोटल रहेगा। तो एक बात बताओ, डिस्चार्ज थ्रू ये ट्यूब कितना है? इसको हम कौन सा ट्यूब बोलेंगे? इसको हम बोल सकते हैं स्टैंड पाइप या ग्लास ट्यूब भी आप बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वैसे इसको हम लोग स्टैंड पाइप भी बोलते हैं। स्टैंड पाइप कांच का एक ट्यूब है हमारे पास। इस ट्यूब का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो स्मॉल ए होता है। इस ट्यूब का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है मान लीजिए स्मॉल ए है, ठीक है। क्या हम यहां पर पता लगा सकते हैं कि इस ट्यूब में से कितना डिस्चार्ज जा रहा होगा? क्या हम पता लगा सकते हैं कि इस ट्यूब में से कितना डिस्चार्ज जा रहा होगा? कितना जा रहा होगा? अच्छा, डिस्चार्ज क्या होता है? डिस्चार्ज थ्रू ट्यूब, मैंने यहां पर लिखा डिस्चार्ज थ्रू ट्यूब। डिस्चार्ज थ्रू ट्यूब इज इक्वल टू, मैंने लिखा डिस्चार्ज थ्रू सॉइल। डिस्चार्ज थ्रू सॉइल, समझ में आ रही बात? डिस्चार्ज थ्रू ट्यूब इज इक्वल टू डिस्चार्ज थ्रू सॉइल। अब मुझे ये निकालना है कि डिस्चार्ज थ्रू ट्यूब कितना है, ये स्टैंड पाइप कितना है। एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं एरिया इंटू वेलोसिटी से? डिस्चार्ज क्या होता है? एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। एरिया कितना है ट्यूब का? स्मॉल है, ये लिख दिया स्मॉल है। वेलोसिटी कितनी है? क्या DH बाई DT लिख दूं क्या? DH हाइट से पानी गिरा कितने टाइम में? DT टाइम में, तो पानी की वेलोसिटी उतनी हो गई। हाँ, ऐसा हो सकता है। तो एरिया इंटू वेलोसिटी ये क्या हो गया? डिस्चार्ज थ्रू ट्यूब हो गया। अब मैं यहां पर लगा रहा हूं एक माइनस का साइन। माइनस का साइन क्यों लगाया होगा? फॉलिंग हो रहा है इसलिए। कौन? माइनस का साइन तब लगाया जाता है जब दो आइटम का आप रेशियो ले रहे हो और एक चीज बढ़ रही हो और एक चीज घट रही हो, तब माइनस का साइन लगाया जाता है। यहां पे कौन बढ़ रहा है? इन दोनों में टाइम बढ़ रहा है, और ये क्या हो रहा है? कम हो रहा है, इसलिए अपने यहां पर क्या लगा रखा है? माइनस का साइन लगा रखा है, जो कि बता रहा है कि इस रेट से हेड गिर रहा होगा। अब इसको इक्वल करता हूं डिस्चार्ज थ्रू सॉइल। अब डिस्चार्ज थ्रू सॉइल में, सॉइल का तो हमारे पास KIA का फॉर्मूला है, तो K कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, आई कितना होगा? हेड लॉस डिवाइड बाय लेंथ ऑफ फ्लो पाथ। हेड लॉस मान लो कि H है,
1 मिनट के लिए मान लो हेड लॉस क्या है, h है, लेंथ ऑफ फ्लो पाथ हमारे पास कितना है, l, ये रख दिया हमने l इंटू a, ये जो सॉइल सैंपल है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया में कितना मान रहा हूँ, कैपिटल A मान रहा हूँ, ये कैपिटल A लिख दिया। यहां तक किसी को कोई समस्या, इक्वेशन फ्रेम हो गई। स्मॉल a किसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, ट्यूब का, कैपिटल A किसका है, सॉइल का, बात खत्म। अब देख लो इसमें क्या करना है, एकदम आसान, ये लिखा मैंने a, ये माइनस साइन आगे भेज दिया, यहां सिर्फ dh को रहने दिया, dt उधर भेज रहा हूं, ये k इंटू h, अच्छा k बाय l इधर रहने दिया, a को भी मैंने इधर ही लिख दिया, और सिर्फ आपका क्या बच रहा था dt, और dt को मैंने इधर भेज दिया, और ये जो h था उसको मैंने इसके नीचे भेज दिया। ऐसा लिख सकता हूँ क्या, अरेंजमेंट देखना जरा एक बार, ऐसा अरेंजमेंट किया जा सकता है, सब आगे ना, कोई छूटा तो नहीं, के ए हो गया, h को इसके नीचे भेज दिया है, dt इधर भेज दिया है, माइनस साइन इधर, l कहां गया, l इधर ही है, एक इंटीग्रेशन इसमें लगाया, एक इंटीग्रेशन इसमें लगाया, टाइम कहां से कहां तक चेंज हो रहा है मेरा, t1 से t2, ये टाइम t1 से t2, जब टाइम t1 था तो हेड मेरा कितना था, जब टाइम t2 हो गया तो हेड कितना हो गया, बात समझ में आ गई यहां पर, तो हेड हमारा h1 से h2 गिरा है, कब, t1 से t2 में। अब इसको सॉल्व करना है, बात खत्म हो जाएगी, तो माइनस का a करो, कितना होगा इसका इंटीग्रेशन, बताते जाओ मेरे को, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, नेचुरल लॉग ln h, लिमिट कितनी रख दी, हाँ h1 से h2 इक्वल टू, यहां पर अपने पास k a डिवाइड में l, और यहां पे आपका क्या बचा होगा t, और t1 से t2। अब देखना मैंने क्या किया, मैंने यहां पर a लिखा और ln लिखा, h लिखा, ये माइनस साइन हटा दिया, उसके बदले इसकी लिमिट मैंने क्या दी, बदल दी, तो यहां पर मैंने लिख दिया h2, यहां पर मैंने क्या लिख दिया h1, ऐसा कर सकता हूं, माइनस साइन हटाने के लिए हम लिमिट ऊपर नीचे कर दिए, और यहां पर एज इट इज आपका k a बाय l, t को t1 से t2 रखना है। चलो अब जरा इसमें लिमिट पुट करें अपन, इसमें लिमिट पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका a, और ब्रैकेट में क्या बचा, ln h1 माइनस ln h2 इक्वल टू के ए बाय एल t2 माइनस t1, तो यहां से मेरे पास k का इक्वेशन आ गया, कितना इक्वेशन आया, l बाय a, l बाय a t2 माइनस t1 इंटू ln h1 बाय log m माइनस log n को log m बाई n लिख सकते हैं, खत्म, बस यही है। अब ये नेचुरल लॉग था, ln मतलब नेचुरल लॉग, लॉग बेस e, उसको मैंने लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये मैंने 2.303 से मल्टीप्लाई किया, l बाय a, t2 माइनस t1 क्या बता रहा है, टाइम इंटरवल बता रहा है, भाई मान लो ये मैंने रीडिंग जो ली थी t1 वो 5 बजे ली थी शाम को, और t2 जो ली वो 5:30 पे ली, तो इंटरवल कितना हो गया 30 मिनट्स का, तो यहां पर मैं कैपिटल T लिख रहा हूं t2 माइनस t1 की जगह, विच शोज दी टाइम इंटरवल कि आप कितने कितनी देर के बाद रीडिंग ले रहे हो। और अब ये 2.303 से मल्टीप्लाई किया तो ये ln क्या बन गया, log बेस 10 बन गया, तो log बेस 10 h1 बाय h2, सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन टू डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी। लॉजिक सिर्फ इतना सा था कि जितना पानी ट्यूब में से पास होगा उतना ही पानी आपका सॉइल में से पास होगा, मतलब दोनों का डिस्चार्ज मैंने इक्वल पुट किया और ये फॉर्मूला आपके सामने डिराइव कर दिया। तो क्या सर मुझे ये डेरिवेशन याद रखना होगा, नहीं, आपको डेरिवेशन याद रखने की जरूरत यहां पर नहीं है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूले से मीनिंग है, और ये फॉर्मूला इस फिगर में कैसे अप्लाई किया जाए, कैसे यूज किया जाए, उससे आपको मीनिंग है, ठीक है। स्मॉल ए क्या है, स्टेन पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया, एल क्या है, लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल या लेंथ ऑफ फ्लो पाथ, कैपिटल ए क्या है, सॉइल सैंपल का क्रॉस सेक्शनल एरिया, कैपिटल टी क्या है, वो टाइम इंटरवल कि कितने देर बाद आप रीडिंग ले रहे हो, H1 क्या है, इनिशियल हेड, H2 क्या है, फाइनल हेड या किसी टाइम इंटरवल के बाद लिया गया हेड, तो बड़ा कौन है इसमें से, बड़ा कौन है H1, इसलिए तो उसको ऊपर, नहीं तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, भाई लॉग आंसर ही नहीं देगा यदि, है ना, तो बड़ा रीडिंग ऊपर लिखा जाएगा, छोटा रीडिंग लॉग में नीचे ही लिखा जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ये इक्वेशन आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, कई बार यहां से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा वो इक्वेशन तो हमारी डिराइव हो गई, चलिए यहां तक का लिखो पहले जल्दी से, हाँ यहां तक का लिखो पहले, ये इक्वेशन लिखो, फिर अपन इसके आगे का देखते हैं। फिगर बनाते टाइम थोड़ा सा स्पेस रखिएगा, है ना, यहाँ पे एक लाइन और खींचूंगा मैं अभी, ठीक है। देखा सभी ने, फॉलिंग हेड परमेबिलिटी बोल रहे हैं सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे सॉइल का 1% भी नहीं आता था सर, साहब सारे PYQ सॉल्व करने लगा, लव यू सर। अच्छा चलो, तो फिर तुम्हारे लिए क्वेश्चन है अमन हुसैन, तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, ये जो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है ये मेल है या फीमेल है, अमन हुसैन। सचिन कुमार सर ऑफलाइन क्लास की फी कितनी है, वो तो आप हेल्पलाइन नंबर पे फोन करके पूछ लेना भाई, मुझे भी नहीं पता।
चलो क्वेश्चन का आंसर देना है अभी जो मैं क्वेश्चन पूछा उसका। लिखा? यहाँ पर देखिए मैं इनके मीनिंग लिखते जाऊंगा, उसके पहले यहाँ पर देखिए मान लीजिए ये इक्वेशन हमारा आ चुका है, ये इक्वेशन हमें समझ में आ गया है, ये इक्वेशन कैसे डिराइव हुआ ये आ गया, ये इक्वेशन आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम जो टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं ये अलग अलग टाइम इंटरवल पर करना होता है आप लोगों को, ठीक है, अलग अलग टाइम इंटरवल पर। तो मैंने यहाँ पर मान लो थोड़े समय के बाद एक रीडिंग और लिया, हालांकि 2 रीडिंग से ही मेरा इक्वेशन आ चुका है, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि मैंने थोड़े समय के बाद एक रीडिंग और लिया। मान लो आपका जो वाटर का लेवल है वो और ड्रॉप होकर H3 हो गया किसी टाइम T3 पर। समझ में आ रही बात? तो इनिशियल जो पहले हेड था वो ज्यादा था, फिर हेड गिरा, फिर और हेड गिरा। मान लेते हैं किसी टाइम T3 पर जाकर हमारा जो हेड है वो H3 रह गया, ठीक। जब हमने H1 और H2 के बीच में वो इक्वेशन निकाली, सेम आप H2 और H3 के बीच में भी निकाल सकते हैं, सेम आप H2 और H3 के बीच में भी निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैंने कहा ये हम निकाल के देखते हैं। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर सभी लोग देखिए, हाँ इधर ले आना भाई कैमरा। फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, हम नंबर ऑफ टाइम्स ऑब्जर्वेशन करते हैं ना, नंबर ऑफ टाइम्स हम ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो मैंने लिखा फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हम मान लेते हैं कि जो हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था, हमें हेड मिला था H1 किसी टाइम T1 पर, हमें मिला H2 किसी टाइम T2 पर, ठीक है। अब इन द सेम वे हमें हेड मिला H3 किसी टाइम T3 पर। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन दोनों के बीच में एक बार इक्वेशन लगा रहा हूं और मैं एक बार इन दोनों के बीच में इक्वेशन लगा रहा हूं, ठीक है। मैं क्या बताना चाहता हूं पहले वो समझने की कोशिश करो, फिर लिखते रहना। मान लीजिए अभी जो मैं कंसेप्ट बताने जा रहा हूं ना, उसका उपयोग 2 तरीके से किया जा सकता है। अभी जो मैं कंसेप्ट बताने जा रहा हूं उसका उपयोग 2 तरीके से किया जा सकता है। पहला तरीका यहां पर देखिएगा, मान लीजिए कि ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप मैंने किया, लैब में टेस्ट करना था मुझे, तो मैंने एक रीडिंग लिया, सपोज सुबह 10 बजे एक रीडिंग लिया हमने, 10 AM को हमने एक रीडिंग लिया जो हमें मिला H1, ठीक है। हमने 10 AM को एक रीडिंग लिया जो कि हमें मिला H1। मुझे बोला गया था कि हर 30 मिनट्स में आपको रीडिंग लेना है। मैंने कहा ठीक है, तो सुबह 10 बजे एक रीडिंग में लेकर आ गया। अगला रीडिंग मुझे कितने बजे लेना था? 10:30 बजे। फिर उसके बाद अगला रीडिंग कब लेना था? 11 बजे। किसी कारण से मैं बिजी था तो, या मैं भूल गया, तो 10:30 बजे मैं रीडिंग लेने नहीं जा पाया। तो इस टाइम पे रीडिंग हमारी क्या हो गई? एब्सेंट। रीडिंग इज मिसिंग, आई डोंट हैव द वैल्यू ऑफ रीडिंग। लेकिन 11 बजे पे मैं पहुंच गया सही समय पर, वो रीडिंग मैंने ले लिया। वो रीडिंग मेरी क्या थी? H3। इसका मतलब है कि यहां पर क्या आने वाला था? H2 आने वाला था, जो कि यहां से क्या है? मिसिंग है। ये मिसिंग रीडिंग क्या मैं डिटरमाइन कर सकता हूं कि यदि मैं 10:30 बजे पहुंच जाता सही समय पर तो रीडिंग मुझे क्या मिलती? क्या ये रीडिंग मैं निकाल सकता हूं? निकाल सकता हूं। कैसे? वो देखिएगा। मान लो कि हमें H1 हेड मिला किसी टाइम T1 पर, T2 जिस समय पर मुझे लेना था वो हेड H2 मिलने वाला होता, या इसको मैं पलटा के लिख देता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। T वाली चीजें इधर लिख देता हूं और H वाली चीजें इधर लिख देता हूं, ठीक है। तो यहां पर हमने लिखा कि मान लीजिए T1 टाइम पे जो हमें हेड मिला वो H1 था, T2 पर हम एब्सेंट हो गए और किसी टाइम T3 पर हमें H3 हेड मिल गया। तो यहां पर जो रीडिंग मिलने वाली थी H2, वो क्या है हमारे पास? मान लीजिए मिसिंग है। तो यही मुझे यहां पर डिटरमाइन करना है। क्या निकाल सकते हो आप? मैंने कहा बिल्कुल निकाल सकता हूं। कैसे? समझने की कोशिश करिएगा। मैं एक बार वो इक्वेशन जो अभी डिराइव किया मैं आपका, वो इक्वेशन एक बार मैं इन दोनों के बीच में लगाऊंगा, ये है मेरा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, और फिर एक बार मैं वो इक्वेशन इन दोनों के बीच में लगाऊंगा, वो रहेगा मेरा सेकंड ऑब्जर्वेशन। तो आइए हम लोग फर्स्ट ऑब्जर्वेशन लगाते हैं, है ना। आप लोग यहां लिख लीजिए, मैं थोड़ा सा इधर लिख के बनाता हूं, ये भी हटा देता हूं यहां से। तो यहां पर हम लोगों ने लगाया फ्रॉम फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि दिस कैन बी योर फर्स्ट एंड दिस कैन बी योर सेकंड। तो मैंने यहां पर लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। पहले ऑब्जर्वेशन से बताइए कोफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी का क्या इक्वेशन बनेगा? K = 2.303 AL/AT log base 10, और हेड क्या ले लूं मैं? H1/H2, H1/H2 ये मैंने ले लिया। तो यहां पर आप देखिए मुझे एक इक्वेशन फ्रेम होती हुई नजर आ गई। ये एक इक्वेशन बन गया, मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है आपका। अब मैं फ्रॉम सेकंड ऑब्जर्वेशन मैंने सेकंड ऑब्जर्वेशन लगाया, है ना। मैंने सेकंड ऑब्जर्वेशन लगाया। सेकंड ऑब्जर्वेशन से मेरे पास किन दोनों के बीच में बनेगा? T2 और T3 के बीच में। जब हेड है हमारे पास H2 और H3, तो मैंने लगाया K = 2.303 AL/AT log base
10, क्या लिखूं, बड़ा ऊपर रहेगा H2/H3 सेकंड ऑब्जर्वेशन में। अब एक बात बताओ, ये स्मॉल ए क्या था, स्टैंड पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्या ये चेंज होगा क्या? एल क्या था, लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल या लेंथ ऑफ फ्लो पाथ, क्या ये चेंज होगा क्या? कैपिटल ए क्या था, सॉइल सैंपल का क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्या ये चेंज होगा क्या? नहीं। कैपिटल टी क्या था, टाइम इंटरवल, इन दोनों के बीच का समय 30 मिनट्स, तो इन दोनों के बीच का भी मैंने कितना रखा था, 30 मिनट सेम रखा था, तो ये टाइम इंटरवल में कोई चेंज है क्या? तो सबको सेम लिखूं? अच्छा, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में जो सॉइल रही होगी ट्यूब के अंदर, सेकंड ऑब्जर्वेशन में भी वही सॉइल है। अरे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में जो सॉइल है, क्या सेकंड में मैंने बदल दी क्या उस सॉइल को? नहीं बदला ना, सॉइल वही है ना, तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी भी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। वो तो सॉइल की प्रॉपर्टी, वो थोड़ी ना चेंज हो जाएगी भाई, पहले ऑब्जर्वेशन में अलग है दूसरे ऑब्जर्वेशन में अलग, दैट विल बी सेम, क्योंकि वो तो सॉइल की प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन से भी मुझे जो रीडिंग वैल्यू मिलने वाली होगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यहां से इक्वेशन नंबर 2 मैंने बनाया। क्या इन दोनों इक्वेशन को मैं बराबर रख सकता हूं? क्योंकि मैं परमेबिलिटी को बराबर रख रहा हूं, तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को बराबर रख दिया। सो पुट इक्वेशन नंबर 1 इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 1 2 को हमने इक्वल पुट किया। जब हमने इनको इक्वल पुट किया तो क्या बचेगा आपके पास? सोचो, मैंने इन दोनों को इक्वल पुट किया, हमने इन दोनों को इक्वल पुट किया, बताओ क्या बच रहा है? 2.303 से ये 2.302 कैंसिल, ये पूरा AL/AT से पूरा AL/AT कैंसिल, बचा किसी हमारे पास log base 10 H1/H2 इक्वल टू log base 10 H2/H3। ये log से ये log कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास, H1/H2 इक्वल टू H2/H3। H2 की वैल्यू निकल आई, कितनी निकल के आ रही है, H2 इज इक्वल टू अंडर रूट H1 इंटू H3। तो यहां पर हमारे पास ये जो मिसिंग रीडिंग था वो हमने यहां पर निकाल दिया। गेटिंग माय पॉइंट? H2 इक्वल टू अंडर रूट H1 इंटू H3। कंडीशन क्या है, ये दोनों वैल्यूज को आप इक्वल कब पुट कर पाओगे, ये दोनों इक्वेशंस को आप इक्वल, मतलब ये कहने का मतलब है जब आप ये पूरे टर्म को इस पूरे टर्म से कट कब कर पाओगे, जब आपका टाइम इंटरवल क्या हो भाई, ए हमेशा सेम रहेगा, एल हमेशा, कैपिटल ए भी हमेशा। ये टी में लफड़ा हो सकता है आपने पहले आधे घंटे का इंटरवल रखा हो, अगले वाले में 10 मिनट के लिए रखा हो, उस केस में फिर आप इस टर्म को इस टर्म से काट नहीं सकते, आपको सॉल्व करके निकालना होगा। आप इक्वेशन को जरूर पुट कर सकते हो एक दूसरे के इक्वल, लेकिन ऐसे काट नहीं सकते। काटोगे कब, दोनों टर्म्स को जब इंटरवल क्या रहे, सेम रहे। भाई इक्वेशन को तो दोनों को इक्वल पुट की जा सकती है हर एक कंडीशन में, चाहे आप 10 मिनट का इंटरवल रखो कि 100 मिनट का इंटरवल रखो अगले ऑब्जर्वेशन में, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां पे भी आप कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी निकाल रहे हो और यहां पर भी आप कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी निकाल रहे हो सेम सॉइल का, सो बोथ विल बी इक्वल ऑलवेज। तो आप दोनों इक्वेशन को इक्वल रखो, नोट प्रॉब्लम। काटने की जब बारी आएगी तब आप तभी काटना जब दोनों का टाइम इंटरवल आपका क्या रहे, सेम रहे। परमेबिलिटी हमेशा इक्वल आएगी, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो यहां पर टाइम इंटरवल इज सेम, यहां पर लिखता हूं इफ टाइम इंटरवल इज सेम, इफ यहां पर लिख लेना आप लोग, इफ टाइम इंटरवल ऑफ रीडिंग्स, या इफ टाइम इंटरवल इज सेम, इतना लिख सकते हैं, इफ टाइम इंटरवल इज सेम। हाँ, इफ यदि सब कुछ सेम हुआ तो H1 माइनस H2 इक्वल टू H2 माइनस H3। मैंने अभी आपको क्या बोला, कि इस जो कंसेप्ट में अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूं उसके कितने उपयोग हैं, 2। पहला उपयोग मैंने आपको क्या कहा, कोई भी रीडिंग मिसिंग हो उसको डिटरमाइन करना। दूसरा उपयोग क्या है, दूसरा उपयोग ही यही है कि आप इनसे क्या करते हैं, मैं मान रहा हूं कि मेरे पास दोनों रीडिंग्स आ गए, पहला उपयोग समझ गए आप लोग मिसिंग रीडिंग का। अगला स्टेप आप देखिएगा, अगला उपयोग क्या है इसका, इसका अगला उपयोग है कि भैया आपने किसी टाइम T1 पर H1 ले लिया, किसी टाइम T2 पर H2 ले लिया, किसी टाइम T3 पर आपने H3 ले लिया, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं आप लोगों को यहां पर कि भैया आपने एक बार इन दोनों के बीच में इक्वेशन लगाया, आपको वैल्यू मिल गई कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी का K, ठीक है। अगली बार में आपने इन दोनों के बीच में इक्वेशन लगाया, इन दोनों के T2 T3 के बीच में लगाया। अभी यदि आपको K ही मिल रहा हो एग्जैक्टली, तो पिक्चर समझ में आती है कि जो वाटर फ्लो हो रहा था वो एकदम कंसिस्टेंसी के साथ फ्लो हो रहा था, सॉइल अपने बिहेवियर में कोई चेंज नहीं कर रही है ड्यूरिंग द टेस्ट। अदरवाइज आप तो सॉइल के अंदर क्या डाल रहे हो, पानी डाल रहे हो ना, अरे ड्यूरिंग द टेस्ट हो सकता है सॉइल अपना नेचर ही चेंज कर दे, तो परमेबिलिटी की वैल्यू आपको अगली रीडिंग में क्या होगी, अलग मिल सकती है, माइनर सा चेंजेस कुछ मिल सकता है परमेबिलिटी में भी। तो यहां पर चूंकि मैंने परमेबिलिटी को दोनों को इक्वल पुट कर दिया था, मतलब ये मैं मान रहा था कि सॉइल अपने व्यवहार को कंसिस्टेंट बनाकर रखी हुई है, सेम बनाकर रखी है थ्रू आउट द टेस्ट। यहां पर मैं स्टडी कर रहा हूं कि क्या मेरी सॉइल अपना बिहेवियर चेंज तो नहीं कर रही है ड्यूरिंग द टेस्ट। तो इसके 2 उपयोग है, आप एक तो चेक करिए अपना नेचर ऑफ सॉइल कि वो ड्यूरिंग द टेस्ट क्या अपना बिहेवियर चेंज तो नहीं कर रही है, ये था पहला उपयोग। दूसरा उपयोग, आप कोई भी मिसिंग रीडिंग निकाल सकते हैं। समझ में आ रही बात? और आपका क्वेश्चन था कि जो हेड है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। वो हेड सेम इसलिए नहीं होगा क्योंकि इक्वेशन नॉन लीनियर है। समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूं, द इक्वेशन इज नॉन लीनियर, इसलिए यहां पर हेड सेम नहीं रहेगा, द हेड इज ड्रॉपिंग, सो हेड विल नॉट ड्रॉप विद द सेम रेट, ठीक है। तो हेड डिफरेंस जो है वो आपको अलग अलग मिलेगा, ठीक है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन, नहीं सॉइल इज सैचुरेटेड ऑलरेडी, हेलो प्लीज, सॉइल इज सैचुरेटेड,
soil in this test is already saturated. लिखा है यहाँ तक? ये जो वर्ड्स मैं बता रहा हूँ इनका रीडिंग वैल्यूज लिखते जाइएगा। ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टैंड पाइप, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टैंड पाइप, कैपिटल ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सॉइल सैंपल। फिर उसके बाद कैपिटल टी इज द टाइम इंटरवल, कैपिटल टी का जो वैल्यू है दैट कैन बी टेकन एज T2 माइनस T1। H1 लिख देता है हेड एट एनी टाइम T1, हेड एट एनी टाइम T2, हेड एट एनी टाइम T3। और कुछ तो नहीं बचा उसका, AL रहेगा ना, लेंथ ऑफ फ्लो पाथ विच इज एक्चुअली इक्वल टू लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल। हुआ यहाँ तक का? नेक्स्ट हो गया, ये हटा दूँ, उधर साइड हटाता हूँ। नेक्स्ट टेस्ट हमारे पास हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल कैपिलरी परमेबिलिटी टेस्ट। लिखिए जरा, लिखना जल्दी से, लिखना हो जाए डन करके बताइए। टेस्ट तीन नंबर का टेस्ट जो है हमारे पास, दैट इज हॉरिजॉन्टल कैपिलरी परमेबिलिटी टेस्ट, हॉरिजॉन्टल कैपिलरी परमेबिलिटी टेस्ट। लिखेंगे इसके अंदर लिखेंगे दिस टेस्ट इज यूज्ड, लिखेंगे इसके अंदर दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन the coefficient of permeability
दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ permeability. This test is used to determine the coefficient of permeability of partially saturated soil. Of partially saturated soil. This test is used to determine the coefficient of permeability of partially saturated soil. ठीक है, partially saturated soil. Full stop. तो देखिए हमें क्या करना है, यदि हमें partially saturated soil दी गई है, उसके अंदर यदि हमें कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, उसकी हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिएगा मेरे पास क्या होता है, पहले देख लीजिएगा फिर बनाते रहिएगा, आराम से लिखिएगा। हमारे पास होती है एक ग्लास की ट्यूब, हमारे पास रहेगी एक ग्लास का ट्यूब, जिसके एक एंड पर हमारे पास रहेगा ग्लास का एक ट्यूब, जिसके एक एंड पर तो हमारे पास वाटर का हेड अवेलेबल है, नो प्रॉब्लम, वाटर का सप्लाई है। और दूसरा एंड जो है इसका वो है ओपन टू एटमॉस्फेयर। ओपन टू एटमॉस्फेयर, ओपन टू एटमॉस्फेयर से हमारा मतलब क्या होगा कि यहां पर जो हम सॉइल रखने वाले होंगे वो कैसी सॉइल है, पार्शियली सैचुरेटेड, मतलब उस सॉइल के अंदर एयर मौजूद है, तो वो एयर यहां से क्या होती रहेगी, बाहर निकलती रहेगी। तो अभी इसके अंदर सॉइल भरा हुआ है, ड्यूरिंग द टेस्ट बाहर निकलती रहेगी एयर, ठीक है। तो यहां पर अभी हमने सॉइल भर दिया। अब वाटर को तो हेड डिफरेंस मिल रहा है तो वाटर फ्लो होना चालू होगा, नो प्रॉब्लम। तो पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल थी, वाटर को रास्ता मिला। अब यहां तक मान लो वाटर ने डिस्टेंस कवर किया होगा, मान लेते हैं कि यहां तक मान लेता हूं कि हमारे पास जो ये सॉइल थी, ये पूरी सॉइल कैसी है, पार्शियली सैचुरेटेड है। एक अभी हम आने वाले समय में एक टॉपिक पढ़ेंगे, कैपिलरिटी। कैपिलरिटी इन सॉइल, कैपिलरिटी आप समझते हैं क्या होता है। कैपिलरिटी की ट्यूब को डुबोएं किसी पानी के सोर्स में तो वो वाटर उसके ऊपर की तरफ राइज होने लगता है, वाटर बढ़ता है, जैसा हमने सुना है ना। कंडीशन क्या है, ये ट्यूब कैसा होना चाहिए, गीला होना चाहिए। आप बोलते हैं ना सर कैपिलरिटी मतलब क्या, किसी भी ट्यूब को पानी में डुबो दो तो वो ट्यूब में पानी ऊपर की तरफ राइज होने लगता है, यही है, आप लोगों ने करके देखा होगा स्कूल में। कंडीशन ये है कि पानी तभी ऊपर बढ़ेगा जब वो ट्यूब अंदर से क्या रहे, गीला रहे। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज़ यदि गीली है या पार्शियली सैचुरेटेड है तो ही उसमें कैपिलरिटी होता है। आप सोचेंगे ड्राई सॉइल में कैपिलरिटी हो जाए तो नहीं होता। तो यहाँ पर आपकी सॉइल कैसी है, पार्शियली सैचुरेटेड है, मतलब पहले से उसमें गीलापन है, इसलिए यहाँ पर कैपिलरी बिहेवियर हमें देखने को मिलेगा। तो कैपिलरिटी के कारण ये जो पानी है, ये वाटर यहाँ पर क्या हो रहा है, आगे प्रोसीड कर रहा है। तो पहले तो सॉइल क्या थी, पार्शियली सैचुरेटेड थी। कैपिलरिटी के कारण पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल में ये हमारे पास कैपिलरी हिंजेस देखने को मिल रहे हैं, ये हमारे पास वाटर आगे प्रोसीड कर रहा है। मान लीजिए ये वाटर बढ़ रहा है आगे, ये वाटर बढ़ रहा है, ये वाटर बढ़ रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने बना दिया कि वाटर ने इतनी डिस्टेंस कवर की। हम देख रहे हैं टाइम बकायदा देख रहे हैं कि वाटर ने यहाँ से चलना चालू किया। आपको ये वाटर और ये वाटर, ये सॉइल और ये सॉइल के कलर में डिफरेंस समझ में आएगा। यह फुली सैचुरेट हो गई है और ये अभी भी क्या है, पार्शियली सैचुरेट, यहाँ तक गई नहीं है ये, ठीक है। तो दोनों के कलर में डिफरेंस समझ में आएगा कि यार पानी यहाँ तक पहुंच चुका है, फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होगा। अब ये मत सोचिएगा कि पानी यहाँ के रुक गया, मैं अपना ऑब्जर्वेशन इस बाउंड्री पर आकर कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ये डॉटेड लाइन यहाँ तक खींची, पानी आगे भी बढ़ रहा होगा। तो मैंने डिस्टेंस मार्क कर ली, मैंने मान लिया कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपका x है, जो कि किसी टाइम t में वाटर के द्वारा कवर कर लिया जाता है। क्या बोला मैंने कहा कि मान लेता हूं कि ये डिस्टेंस क्या है, x है, जो कि किसी टाइम t में वाटर कवर कर लेता है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मान लेता हूं यह है हमारा पॉइंट a और मान लेता हूं यह है हमारा कोई पॉइंट b, पॉइंट a पॉइंट b। तो पॉइंट a से b तक चलने में t समय लगता है और डिस्टेंस कितनी, इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस x है। चलो यहां तक की बात क्लियर हो गई। यहां पर हमारे पास हेड कितना अवेलेबल है, तो दिस हेड, मुझे मान लेने दीजिए इनिशियल हेड h0 हमारे पास यहां पर पॉइंट a पर अवेलेबल है, इतना वाटर का हाइट अवेलेबल है, ठीक है। अब हमने इसको हमारा स्टडी एरिया मान लिया था, तो यहां पर मैंने क्या किया, मैंने यहां पर लगाया एक पीजोमीटर, मैनोमीटर भी आप बोल सकते हैं, वो मैंने यहां पर एक लगाया। तो देखा वाटर में मुझे प्रेशर हेड निकालना था, तो ये प्रेशर हेड मेरा कुछ इस तरीके से निकल कर आ रहा है, यहां तक का मुझे प्रेशर हेड मिला। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं, कि वाटर का जो लेवल है मुझे यहां कहीं पर देखने को मिल रहा है, मतलब वाटर का लेवल जो प्रेशर हेड है वो क्या है, फॉल हुआ है, गिर रहा है, मुझे नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। जनरली अभी तक मैं क्या बताते आया था आप लोगों को कि कोई भी सॉइल है उसमें पीजोमीटर लगाओ, ये लगा दिया, ये देखो वाटर कहां तक राइज हो रहा है, ये देखो यहां तक राइज हो गया वाटर। पहला केस आप देख रहे हैं जहां पर आपको हमेशा प्रेशर हेड वहां पर क्या मिलता है, आपको पॉजिटिव मिलता आया था।
ठीक है, यहाँ पर पहली बार आपको प्रेशर हेड कहाँ मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है, लाइन के नीचे मिल रहा है, ठीक है, उस पॉइंट के नीचे मिल रहा है, अदरवाइज किसी भी पॉइंट पर मेजर करते थे तो उसके ऊपर मिलता था। तो जब भी प्रेशर हेड आपकी गिवन पॉइंट के ऊपर मिल रहा है मतलब वो पॉजिटिव है प्रेशर हेड, अभी जिस पॉइंट पर मेजर कर रहे हैं उसके नीचे मिल रहा है मतलब वो क्या है, नेगेटिव है प्रेशर हेड आपका। मान लेता हूं कि ये जो रीडिंग मिल रही है प्रेशर हेड की ये जो रीडिंग मुझे देखने को मिल रही है ये मान लेता हूं मैं HC है। इसी को एक्चुअली बोला जाता है यहाँ पर कैपिलरी प्रेशर हेड। कैपिलरिटी के कारण हमें नेगेटिव प्रेशर हेड देखने को मिलता है। सर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है ये कैपिलरिटी, नेगेटिव क्यों मिल गया, ये सब अभी आने वाले 2 दिन के अंदर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। मेरा कैपिलरिटी पे एक पूरा लेक्चर रहेगा 1.5 से 2 घंटे का, तो आपको पूरी पिक्चर कैपिलरिटी की उसमें मैं समझाऊंगा कि क्यों हमें कैपिलरी जोन में नेगेटिव हेड देखने को मिलता है। ठीक है, अभी फिलहाल में सिर्फ इतना मान के चलना है कि जहां भी कैपिलरिटी होगी मुझे नेगेटिव प्रेशर हेड मिलेगा या नेगेटिव पोरोटा प्रेशर मिलेगा। ठीक है, सिर्फ इतना मान के चलना है, इसके आगे कुछ नहीं सोचना है। तो मैंने कहा ठीक है सर, आपने बोला तो हमने मान लिया कि हमें नेगेटिव प्रेशर हेड मिल रहा है। उसके पीछे के छुपे हुए पूरे लॉजिक और पूरे एग्जाम्पल मैं सब आपके आने वाले समय में बताने वाला रहूंगा, अगले 2 दिन के अंदर ही हो सका तो मैंने कहा ठीक है सर, अभी पिक्चर यहाँ तक की क्लियर हो गई कि एक आपने ग्लास का ट्यूब लिया, इस ट्यूब की लेंथ क्या होती है सर, तो इस ट्यूब का जो लेंथ होता है वो होता है 35 सेंटीमीटर। 35 सेंटीमीटर का एक ग्लास का ट्यूब है हमारे पास। इस ट्यूब का जो डायमीटर होता है वो डायमीटर होता है लगभग 4 सेंटीमीटर। तो ये 2 आइटम यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। अब समझने की कोशिश करिएगा, मान लेता हूँ ए पॉइंट है, ये 2 पॉइंट मैंने पकड़े, एक स्टार्टिंग का पॉइंट और ये बी पॉइंट, कोई इंटरमीडिएट पॉइंट, कोई सभी मैंने पकड़ लिया। क्या मुझे बता सकते हैं हेड एट ए, हेड एट पॉइंट, हेड एट पॉइंट पॉइंट ए इज इक्वल टू कितना हेड अवेलेबल है हमारे पास, H0। तो यहां पर हमारे पास जो हेड अवेलेबल है वो H0 अवेलेबल है, मान लिया। हेड एट पॉइंट बी पर हमारे पास कितना हेड अवेलेबल है, HC, लेकिन वो कैसा है, नेगेटिव। सो एट पॉइंट बी वी हैव नेगेटिव हेड HC, नेगेटिव हेड HC हमारे पास उपलब्ध है, मान लिया। मैंने कहा ठीक है, आपने कहा तो वो भी मान लिया। तो हमारे पास हेड कॉजिंग फ्लो कितना हुआ, मतलब वो हेड कितना हुआ, हेड डिफरेंस कितना हुआ जिसके कारण फ्लो हो रहा होगा, कितना हुआ हेड डिफरेंस हमारे पास, ये और ये, इन दोनों के बीच का हेड डिफरेंस कितना है, H0 प्लस HC। तो यहां पर हमारे पास हेड कॉजिंग फ्लो जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा, ऐसा लिख देता हूं, हेड एट ए माइनस हेड एट बी। 2 हेड के बीच में डिफरेंस होता है तभी तो वाटर फ्लो होता है। तो पानी कहां से कहां फ्लो रहा है, ए से बी की तरफ, मतलब ए पे क्या था, ज्यादा एनर्जी था, बी पे क्या था, कम था। तो ए के एनर्जी से बी की एनर्जी को माइनस करूंगा तो हेड डिफरेंस मिल जाएगा। तो यहां से मुझे हेड कॉजिंग फ्लो मिल गया। मान लेते हैं इसको मैं डेल्टा एच से डिनोट कर देता हूं। तो ये कितना आ जाएगा आपका H0 माइनस माइनस ऑफ HC। सो दिस इज कमिंग इक्वल टू H0 प्लस HC। हाई हेड माइनस लो हेड, माइनस माइनस प्लस होकर हमारे पास H0 प्लस HC इज द टोटल हेड डिफरेंस देखने को मिल रहा है इस पिक्चर में। मैंने कहा ठीक है सर। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बता सकते हैं, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हमें कितना मिल रहा होगा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई कितना मिल रहा होगा, टोटल हेड डिफरेंस डिवाइड में लेंथ ऑफ फ्लो पाथ। तो आई की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, यहाँ पर हेड डिफरेंस कितना है, H0 प्लस HC डिवाइड में लेंथ ऑफ फ्लो पाथ कितना है, x। ए से बी तक आप चले x, 35 भी कोई बोल रहा था अभी भाई, 30 में वही तो बात है भाई, 35 मतलब पूरी डिस्टेंस हो गई ना। हम तो केवल इतनी सी की एनालिसिस कर रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक में, तो हमने डिस्टेंस कितनी ले ली, x। तो ये डिस्टेंस हमने ले ली x। सर माई पिक्चर, तो ये आ गया हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ये हो गया डेल्टा एच। ठीक, सीपेज वेलोसिटी मैं यहां पर निकालने में इंटरेस्टेड हूं। मैंने लिखा सीपेज वेलोसिटी Vs कैन बी गिवन एज। सीपेज वेलोसिटी क्या होता है, गिवन डिस्टेंस को आपने कितने टाइम में कवर किया, दैट इज सीपेज वेलोसिटी। दिस इज द एक्चुअल वेलोसिटी। डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम करके हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम करके। तो यहां पर डिस्टेंस कितनी हुई आपकी x, टाइम कितना हुआ t, तो x बाई टी, ये क्या हो गया आपका सीपेज वेलोसिटी। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि आपने पूरे ट्यूब को कवर कर लिया क्या इसमें, नहीं, आपने पूरे ट्यूब को कवर नहीं किया। तो मैं यहां पर छोटा सा सॉइल का स्ट्रिप ले रहा हूं, उसको एनालाइज कर रहा हूं। तो मैं x बाई टी नहीं लिख रहा हूं, मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, सीपेज वेलोसिटी को dx डिवाइड बाय dt लिख रहा हूं। मैंने एक पार्ट ले लिया, उतना सा लिख दिया, dx डिस्टेंस dt टाइम में कवर हो रहा है, तो dx बाय dt विल बी द सीपेज वेलोसिटी। अच्छा, सीपेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला और होता है, मैं जो डिराइव किया था, सीपेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्चार्ज वेलोसिटी डिवाइड बाय पोरोसिटी। ये फॉर्मूला तो तब लगेगा जब आपकी सॉइल क्या हो, फुल्ली सैचुरेटेड हो। जब फुली सैचुरेटेड नहीं है तो क्या फॉर्मूला होगा, यहां पर एस आ रहा था इक्वेशन में, तो इस इक्वेशन में एस आता है भाई, और एस क्या है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो यहां पर आपको सॉइल में जितना डिग्री ऑफ सैचुरेशन दे रखा हो वो आप एस की वैल्यू यहां पुट करेंगे। तो जब भी आप लिखते हैं सीपेज वेलोसिटी इज इक्वल टू v डिवाइड बाय ईटा, इसका मतलब है कि आपने उस सॉइल को क्या मान रखा है, फुली सैचुरेटेड मान रखा है। लेकिन फिलहाल में फुली सैचुरेटेड नहीं है आपकी सॉइल, पार्शियली सैचुरेटेड है, तो यहां पर आप एस रखना। क्या इसको इक्वल कर दूं, इन दोनों को कर दो सर। तो मैंने इन दोनों को इक्वल किया, देयरफॉर मैंने इन दोनों को इक्वल किया। मैंने यहां पर लिखा dx डिवाइड बाय dt इक्वल टू v डिवाइड बाय sn, लिखा हमने dx डिवाइड बाय dt। v क्या है यहां पर, डिस्चार्ज वेलोसिटी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डार्सी लॉ से, k
आई लिख सकते हैं, ठीक है। मैं बोल रहा हूं ये के जो होता है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी होता है, सेचुरेटेड सॉइल का अलग, पार्शियल सेचुरेटेड सॉइल का अलग। तो पार्शियल सेचुरेटेड सॉइल की कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी को मैं के यू से डिनोट कर रहा हूं। यू मतलब रिलेटेड टू अनसेचुरेटेड सॉइल, कोई अनसेचुरेटेड सॉइल होगी उसके लिए जो परमेबिलिटी निकलेगी दैट विल बी के यू। क्या लगता है आपको ये जो के यू निकलेगा ये के से बड़ा रहेगा या छोटा रहेगा? सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, आपके पास एक होता है के कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, मैंने एक टर्म यहां पे लिखा के यू दैट इज कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ अनसेचुरेटेड सॉइल या पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल। तो आपको क्या लगता है ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा? के बड़ा होगा। वाई? बिकॉज के किस पे डिपेंड कर रहा है? डिग्री ऑफ सेचुरेशन पे। हायर द डिग्री ऑफ सेचुरेशन हायर द कोफिशिएंट ऑफ। इसका मतलब मुझे ये क्लियर है कि यहां पे जो वैल्यू मिलने वाली होगी वो फुल्ली सेचुरेटेड से तो कम ही मुझे मिलेगा। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। के आई डिवाइड बाय एस इंटू पोरोसिटी मैंने लिख दिया, यहां पर मैंने लिखा dx डिवाइड बाय dt इक्वल टू के यू डिवाइड में एस इंटू ईटा। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई का वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, कितना निकला? एच नॉट प्लस एच सी डिवाइड में एक्स। ठीक है, इस x को इधर भेज रहा हूं तो मेरे पास आ गया एक्स डी एक्स इक्वल टू के यू डिवाइड में एस इंटू ईटा इंटू एच नॉट प्लस एच सी, और ये dt को मैं उधर भेज रहा हूं, सब कुछ मैंने उधर भेज दिया dt, तो ये dt मेरा इधर चला गया। ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन लगा दूं, एक इसमें लगा दिया और एक dt में लगा दिया। अब मुझे रखना है लिमिट्स। अब देखना मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर ये फिगर की तरफ लाना भैया कैमरा। ये तो मेरी टोटल डिस्टेंस है ना, x तो मेरा टोटल डिस्टेंस है ना, कितना ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं मैं। एक काम करो, एक काम करो, 35 सेंटीमीटर की ट्यूब है ना, मार्क करके रख लो थोड़ा थोड़ा सा। मार्क कर लिया मैंने 10 सेंटीमीटर पे। मान लो आपका, मान लो आपका एक डिस्टेंस ये मार्क कर रखा है आपने, और मान लो एक डिस्टेंस आपने ये मार्क करके रखा है। मान लीजिए कि ये डिस्टेंस आपका x1 है, तो x1 डिस्टेंस को कवर करने में कितना समय लग रहा है? t1 समय लग रहा है। x2 डिस्टेंस को कवर करने में आपको कितना समय लग रहा है? t2 समय लग रहा है। और x डिस्टेंस को कवर करने में कितना समय लग रहा है? t समय लग रहा है। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, घड़ी लेके तो हम बैठे हुए हैं। पानी यहां से बहना चालू हुआ, देखते गए, मार्क हमने पहले से कर दिया था ट्यूब पर, ये x1 डिस्टेंस है, ये x2 डिस्टेंस है, ये x है, तो देखा भैया पानी x1 तक आ चुका है, कितना समय लगा? जो भी लगा t1 होगा वो। x2 तक आ चुका है, कितना समय लगा? इतना लगा भाई, वो t2 की वैल्यू हो गई, यहां तक t की वैल्यू हो गई। तो मेरे पास x1 x2 मैं डिसाइड किया इस टेस्ट में, x1 x2 कौन डिसाइड किया? मैं डिसाइड किया। t1 t2 हमें मिला इस टेस्ट में, जब पानी फ्लो हो रहा था तो हमने मेजर किया t1 t2 को। तो x1 x2 को मेजर नहीं किया जाता, वो तो हम डिसाइड कर दिए रैंडमली। t1 t2 को इस टेस्ट में हम मेजर कर रहे हैं, तो हमने यहां पर आ गए हम लोग। तो रीडिंग लिख दूं, रीडिंग लिख देता हूं कि x1 डिस्टेंस कितने टाइम बाद मिला? t1 टाइम के बाद मिला। x2 डिस्टेंस कितनी देर में कवर कर लिया पानी ने? t2 टाइम में जाकर कवर कर लिया। सॉल्व करना है इसको, कर सकते हैं, करो जरा प्रोसीड। मैं उधर का बोर्ड रब करता हूं जब तक। बोर्ड पर चलेंगे, नेक्स्ट बोर्ड पर। हाँ, क्या लिख रहे हैं? लिंक से बाय नहीं हो यूट्यूब पे फ्रॉम आरसीसी क्लास के टाइम ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। हाँ, मोनालिसा, हाँ सही, एचएससी का जो वैल्यू है वो ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। इन कैपिलरी जोन यू विल गेट द नेगेटिव वैल्यू ऑफ हेड, योर प्रेशर हेड विल बी नेगेटिव इन कैपिलरी जोन विच इंडिकेट्स द नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर एक्चुअली, क्योंकि वाटर आपका नेगेटिव जोन, वाटर आपका जो है कैपिलरी जोन में नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर क्रिएट करता है, टेंशन में रहता है, इस कारण से कहता हूँ ना मैं, वो तो प्रॉपर्टी है ना सॉइल का। हाँ, और 1.5 से 2 घंटे के बाद टीचर एक्चुअली 2 घंटे बाद, और ऐसे ओवरऑल ओवरऑल है नहीं, दैट वाज माय लास्ट क्लास, आरसीसी पढ़ाया था मैंने वहाँ पे मैसूर में, जियोटेक भी मैं नहीं पढ़ाया था शायद। एक्चुअली मैं अपने जीवन की पहली क्लास वहाँ पे लिया था मैसूर में। ओनली 7 बच्चे बैठे हुए थे और वो भी ऐसा देख रहे थे मेरे को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डे से फिर आ गए लोग कि भाई कोई नया टीचर आया है, अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो फिर बच्चे आ रहे हैं। एक्चुअली क्या, जैसे
मैं भी वहाँ बैठूंगा ना आप लोगों के साथ, तो आने वाले टीचर को हम लोग पहले दिन जज करते हैं, होता है सर? जज करते हैं ना, करते ही है। हम सोचते हैं हमें ज़्यादा आता है उससे। अच्छा तू पढ़ाएगा अब, ठीक है बेटा पढ़ा, देखते हैं। तो ऐसा होता है, ये ह्यूमन नेचर है। मतलब मैं भी वहाँ बैठा हूँगा तो मैं भी वही कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग पैसा देके पढ़ने आते हैं ना, नहीं तो फ्री में तो फिर कॉलेज वाले भी पढ़ाई देते हैं। हाँ? पैसे लेते हैं कॉलेज वाले, तो पढ़ाते तो नहीं है। कॉलेज कॉलेज है, डिग्री शब्द आ गया, डिग्री। अपनी आ गई डिग्री, आ गई सर? क्यों? अभी अभी हुआ है ना, आ जाएगी। डिग्री के लिए अप्लाई कर देना है, डिग्री कुछ लोग लेते नहीं है 6 6 7 7 साल तक है। डिग्री फिर बाद में निकलवाने में बहुत दिक्कत जाती है, इतनी आसानी से मिलता नहीं है। प्रोविजनल लेटर तो आ जाता है, प्रोविजनल डिग्री दो मिलती है, एक मिलता है प्रोविजनल डिग्री और एक मिलती है ओरिजिनल डिग्री। तो प्रोविजनल डिग्री तो मिल जाती है तुरंत, जैसे रिजल्ट आता है वैसे ही कॉलेज वाले ही दे देते हैं वहाँ से, आपकी यूनिवर्सिटी से जो भी डिग्री आते होगा। लेकिन जो ओरिजिनल डिग्री है उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है, ऑनलाइन जाके या ऑफलाइन मोड में किसी तरीके से तो अप्लाई करना पड़ता है। तो प्रोसीजर एक बार देख लेना, क्योंकि आप अप्लाई नहीं करोगे तो डिग्री आएगा ही नहीं। आप 4 साल बाद अप्लाई करेंगे तो फिर 4 साल बाद डिग्री आएगा। तो अप्लाई कर देना, उसका कुछ चार्जेस भी लगता है, पैसे वैसे लगता है। मैं खुद 8 साल बाद अभी अप्लाई किया हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। और मैं भी नहीं अप्लाई किया, वो भी मैं किसी से करवाया। वो अंकित सर आया था ना, अंकित जैन, उसी को मैंने बोला भाई कर दे यार, तो उसने फिर अप्लाई किया। और वो भी उसने बताया कि सर मैं डिग्री लेके आया, उनको मेरे को भी याद है 8 साल बाद कि मेरे को भी लाना है। तो फिर उसने मेरी भी निकलवा के दी, अभी आई नहीं है मेरे पास, उसकी आ गई है, तो मेरी आना बाकी है। हालांकि उसका कुछ कहीं पे उपयोग नहीं लगा तो आज तक जरूरत नहीं लगी, लेकिन निकलवा लेना चाहिए आप लोगों को समय पे। एनीवे, इधर आते हैं, इसको सॉल्व करें आगे आप लोग। हाँ देखो इस इक्वेशन में देखना, इधर ले आना कैमरा। हाँ उसको हमने सॉल्व किया तो क्या बना होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 बना होगा, है ना। लिमिट रख दिया तो क्या हो गया, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इक्वल टू हमने लिखा के यू डिवाइड बाय एस एन, मतलब एस ईटा एच नॉट प्लस एच सी, और डी टी का इंटीग्रेशन हुआ होगा टी, लिमिट रखने के बाद वो बना होगा टी टू माइनस टी वन। अब इस इक्वेशन को मैं अरेंज कर रहा हूँ और यहाँ से आप कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी निकाल सकते हैं, के यू इज इक्वल टू कुछ इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ ये 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देना, एच नॉट प्लस एच सी, ये 2 उधर गया, एच नॉट प्लस एच सी डिवाइड में एस इंटू ईटा इंटू, हाँ हालांकि इक्वेशन निकालने की जरूरत भी नहीं है, उसकी जरूरत भी नहीं है। एनीवे आप इस एक्सप्रेशन से निकाल पाएंगे। मेन एक्सप्रेशन जो है मैं वो लिखना चाहूंगा, जो मेन एक्सप्रेशन है x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर डिवाइड में t2 माइनस t1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ku डिवाइड में डिग्री ऑफ सैचुरेशन इंटू पोरोसिटी इंटू एच नॉट प्लस एच सी। सो दिस इज द मेन इक्वेशन जो आपको याद रखना होगी। इस इक्वेशन का उपयोग करते हुए आप लोग कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। अब आपके मन में उठना चाहिए एक प्रश्न, क्या प्रश्न कि सर ठीक है आपने कहा इस इक्वेशन से हम कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी निकाल सकते हैं, तो कैसे निकालेंगे? टोटल इस इक्वेशन में 2 अननोन्स है सर, इक्वेशन एक ही है लेकिन इस इक्वेशन में अननोन्स 2 है। कौन कौन से 2 अननोन्स है? एक है आपका कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, यही ये तो हम निकालना चाहते ही हैं। दूसरा अननोन है आपके पास एच सी। आपके पास 2 अननोन है, एक के यू और एक एच सी। बाकी आपको सब पता है, कौन मार्क कर रहा है डिस्टेंसेस, x1 x2 हम मार्क कर रहे हैं, वैल्यूज हमको पता है। पानी फ्लो हो रहा था, हमने टाइम भी मेजर कर लिया, t1 टाइम में x1 डिस्टेंस, t2 टाइम में x2 डिस्टेंस, ये पूरा टर्म लेफ्ट हैंड साइड वाला मुझे पता है। जिस सॉइल को मैं उपयोग कर रहा हूं, जिसकी परमेबिलिटी में निकाल रहा हूं, उसका डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना है, पोरोसिटी कितना है, मुझे उसका भी नॉलेज है। तो ये नीचे वाला टर्म मुझे पता है, ये वाला टर्म मुझे पता है। हेड वहां पर वाटर का हाइट कितना है, प्रेशर पेनोमेनोमीटर में वो कितना है, वो भी मुझे पता है, तो ये भी पता है। 2 आइटम मुझे ऐसी है इस टेस्ट में जो आपको पता नहीं है, पहला ये और दूसरा ये। अब आप बोल रहे हो सर निकालो परमेबिलिटी, कैसे निकालें? यहाँ पे तो 2 अननोन्स है और इक्वेशन एक ही है, तो कैसे करें? अब यहाँ पर आपको लेना होंगे ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? ऑब्जर्वेशन। कैसे ऑब्जर्वेशन? अब समझने की कोशिश करिएगा। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये इक्वेशन आपको याद रखना होगा मेनली, ये इक्वेशन हमको याद होगी। अब वो जो टेस्ट था उसको मैं 2 बार यहाँ पर परफॉर्म करूंगा। आप एक बार टेस्ट परफॉर्म करेंगे आपको एक इक्वेशन मिलेगा, आप टेस्ट को 2 बार परफॉर्म करेंगे आपको 2 इक्वेशन मिलेगा। तो मैं पहली बार टेस्ट को परफॉर्म करता हूं, देखिएगा मैंने एक बार टेस्ट को परफॉर्म किया, पहली बार। ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है, यहां पर मैंने लिखा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में मैं क्या कर रहा हूं, मैंने मार्क कर दिया। मान लो ये डिस्टेंस आपका क्या था, x1 था, तो समय कितना लगा, t1। मैंने मार्क कर दिया ये डिस्टेंस आपका x2 था, तो समय कितना लगा, t2। मेरे पास जो इनिशियल हेड है उसको मैं कंट्रोल कर रहा हूं। मान लो हेड आपका क्या रहा, h0 1 रहा इनिशियली। ये पॉइंट आपका ए रहा होगा,
ये पॉइंट आपका बी रहा होगा। यहां पर आपने पीजोमीटर डाला होगा तो आपको यहां पर इसका हेड मिला होगा, और वो हेड जो है वो कितना मिला, HC मिला। खत्म बात। ये है मेरा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट ऑब्जर्वेशन व्हाट इज द इक्वेशन? इक्वेशन इज सेम, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, टाइम कितना लगा t2 माइनस t1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ku डिवाइड में डिग्री ऑफ सैचुरेशन इनटू पोरोसिटी। H0 की जगह में क्या रखूंगा, 1। मैंने कुछ प्रेशर हेड रखा होगा, H0 1 प्लस HC। खत्म बात। सो दिस इज माय फर्स्ट ऑब्जर्वेशन 1 इक्वेशन। ये है हमारा पहले ऑब्जर्वेशन से मिलने वाला इक्वेशन नंबर 1। अब हम चलते हैं सेकंड ऑब्जर्वेशन की तरफ। सेकंड ऑब्जर्वेशन, सेकंड ऑब्जर्वेशन में मैंने क्या किया, हेड की वैल्यू चेंज कर दी। सेकंड ऑब्जर्वेशन में मैंने क्या किया, हेड की वैल्यूज चेंज कर दी। ये था अपना पॉइंट बी, ये था अपना पॉइंट ए। यहां पर जो हेड मैंने रखा है वो इस बार मैंने H02 रख दिया। हो सकता है मैंने हेड बढ़ाकर रख दिया हो सकता है हेड मैंने घटाकर रख दिया, कोई भी, मैंने हेड की वैल्यू चेंज कर दी। मेरी डिस्टेंसेस तो मार्क थी ऑलरेडी कि भैया x1 डिस्टेंस है मेरे पास और एक डिस्टेंस मेरे पास x2 डिस्टेंस था। अब यहां पर समय जो लगेगा x1 को कवर करने में, क्या उतना ही लगेगा जो यहां पर लग रहा था t1? भाई यहां पर x1 डिस्टेंस को कवर करने में t1 समय लग रहा था, यहां मैंने हेड चेंज कर दिया, तो क्या x1 डिस्टेंस को कवर करने में अभी भी वही t1 समय लगेगा क्या? मान लो कि ये हेड मैंने बढ़ा दिया है, मान लो ये वाला हेड मैंने बढ़ा दिया है, तो जो समय लगेगा वो कम लगेगा या ज्यादा? बढ़ा दिया है तो कम लगेगा। हाँ, सही है, सही है। जब हेड बढ़ गया तो वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी क्या? बढ़ेगी। तो यहां पर जब समय लगने वाला होगा x1 डिस्टेंस को कवर करने के लिए, मान लेते हो कितना लग रहा है, t3, और x2 डिस्टेंस को कवर करने में कितना लग रहा है, t4। बात समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? समझ में आ गई बात? यहां पर हमने हमारा वही मैनोमीटर डाला होगा, मैनोमीटर डालने पर, मैनोमीटर हमने डाला होगा, और मैनोमीटर डालने पर ये हमें सेम यहां पर भी, क्योंकि ये तो सॉइल की प्रॉपर्टी है ना, तो HC हमें सेम मिल गया, ये HC। सेकंड ऑब्जर्वेशन से इक्वेशन बना लूं मैं आपकी अगली, तो मेरी अगली इक्वेशन क्या बन जाएगी, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। क्या लिखूं नीचे, यहां क्या लिखूं भाई, ये मेरी मेन इक्वेशन, यही मेरा फॉर्मेट है इक्वेशन का, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ माय इक्वेशन। इससे मैंने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से एक इक्वेशन बनाया, इसी का उपयोग करते हुए सेकंड ऑब्जर्वेशन से मैं सेकंड इक्वेशन बना रहा हूं। यहां क्या लिखूं, t4 माइनस बराबर है इक्वल टू 2ku डिवाइड बाय दिस इनटू H0 की जगह क्या लिखूं इस बार, प्लस। अब बताओ बन गया दूसरा इक्वेशन। अब आपके पास दो इक्वेशन है और अननोन कितने हैं, दो। कौन कौन से दो अननोन्स है, एक परमेबिलिटी और दूसरा HC कैपिलरिटी हेड, प्रेशर हेड। तो दो इक्वेशन दो अननोन, वी कैन डिटरमाइन। ये हो गया टेस्ट खत्म। सो फ्रॉम द अबव टू इक्वेशन, फ्रॉम द अबव टू इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर 1 and number 2, we can determine Ku and HC, फुल स्टॉप, बात खत्म। Ku and HC, जहां पे Ku क्या है, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, किसका, ऑफ पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल का, ऑफ पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल का। और HC क्या है, HC है आप लोगों का नेगेटिव प्रेशर हेड, नेगेटिव प्रेशर हेड इन मैनोमीटर, इन मैनोमीटर ड्यू टू कैपिलरिटी इन सॉइल, ड्यू टू कैपिलरिटी इन सॉइल। खत्म बात, नोट करिए इतना, लिखिए जरा जल्दी से। तो दिस वाज माय टेस्ट, हॉरिजॉन्टल कैपिलरी परमेबिलिटी टेस्ट। हर्षिता पूछ रहे हैं हेड बढ़ाने से प्रेशर बढ़ता है, वेलोसिटी कैसे बढ़ेगा? तो भाई हेड बढ़ा तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बढ़ा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बढ़ा तो वेलोसिटी बढ़ी, डार्सी का लॉ ही है मैडम, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और ये तो एक्सपेरिमेंट से भी मैंने करके बताया था आपको कि जैसे से आप हेड बढ़ाते चले जाएंगे पानी का वेलोसिटी बढ़ता चला जाएगा। हो सकता है शुरुआत में लेमिनार रहे, फिर उसके बाद ट्रांजिशन स्टेट में जाए, और हो सकता है सबसे लास्ट में टर्बुलेंट भी हो जाए। आकाश पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स जिंदा थे सर, मतलब? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, जिंदा, मैं डर गया, मैंने कहा और क्या हो गया भाई। ठीक है, हाँ मैं भी जिंदा था, वो भी जिंदा थे, कोई दिक्कत नहीं है। उस टाइम पे मैं नया नया टीचर था ना, तो नया टीचर में हमेशा रहता है
कि वो आपकी क्लास में 15 मिनट पहले ही जाके बैठ जाएगा, समय पे क्लास में जाएगा, हर चीज़ बाकायदा सिस्टमेटिक वे में करेगा। फीडबैक का भी डर होता है बच्चों को, मतलब टीचरों को। तो नए टीचर में हर वो प्रकार की क्वालिटी होती है जिससे वो डरता है, तो उन सब चीज़ों के लिए वो मैनेज करता है। वैसे एक अच्छे टीचर को हमेशा समय पे आना चाहिए क्लास में। क्या है तो तुम लोग ऐसा हंस रहे हो, मैं नहीं आता हूँ क्या समय पे? मैं हमेशा समय पे आता हूँ भाई, तुम लोग लेट आते हो। When I was a good teacher, that time I always reach the class before 15 minutes. Now I am very good teacher ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तुम लोगों को यदि ऐसा फील होता है कि आई डोंट टीच गुड, तो एनी टाइम यू कैन गो एंड राइट द फीडबैक फॉर्म समथिंग। नहीं, मैं भी मस्ती कर रहा था। वहाँ यहाँ तक का लिखना। चल, तो ये था हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। ठीक है, तो ये आपका परमेबिलिटी वाला टॉपिक जो है यहाँ पर फिलहाल में समाप्त होता है। इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन अभी सॉल्व कर रहे हैं। सो ओपन योर वर्कबुक, वी विल स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस। हाँ ठीक है, आप लोग लिखिए, बोर्ड उधर ही है, मैं इधर शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ बोर्ड को। जो लोग लिख रहे हैं वो लोग लिखिए, मैं सिर्फ वर्कबुक के आपके क्वेश्चंस बोर्ड पर लिखूंगा, वो क्वेश्चंस आप लोग करिएगा। मोबाइल एक मिनट, ये वर्कबुक दीजिए, एक मिनट। हाँ देना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 करिए जरा। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सॉइल में से जितना पानी पास होगा उतना ही पानी दूसरी वाली सॉइल में से भी पास होगा ना? ऐसे ही होगा कि फर्स्ट सॉइल में से जितना पानी पास हो रहा है सेकंड से भी उतना ही पास होना है। लगाओ कुछ कंसेप्ट कि दोनों सॉइल में से जो डिस्चार्ज है दैट विल बी सेम। नॉर्मल फ्लो की कंडीशन है, दो डिफरेंट सॉइल नॉर्मल फ्लो की कंडीशन है, पैरेलल की तो है नहीं। बनाइए जरा। किधर गाड़ी, किधर है अपनी? क्या पहली वाली सॉइल का हेड निकाल सकते हैं क्या हम लोग? हेड डिफरेंस पहली वाली सॉइल का, डिस्चार्ज गिवन है, तो पहली वाली सॉइल का हेड निकाल लो, तो उसे दूसरी वाली सॉइल में मिल जाएगा। आया सर आपको? देखो ऐसा करने से भी फिलहाल में कोई फायदा नहीं मिलेगा। कंसेप्ट इज सेम, कंसेप्ट इज सही है, लॉजिक इज ऑल्सो सही, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको ये वाला दोनों इक्वल करने पे। ये बिल्कुल सही लिखा आपने, इसमें दो राय नहीं है, बिल्कुल भी दो राय नहीं है, बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अभी इससे कुछ फायदा नहीं मिलेगा आगे जाके आपको। एक एक सॉइल को सॉल्व करो। क्यों फायदा नहीं मिलेगा आप चाहे तो खुद एक बार सॉल्व करके देखो, क्यों फायदा नहीं मिलेगा करके। हाँ सर, निकला क्या? ये बहुत अच्छा काम करते हो तुम, रफ में करते हो ना पहले। हाँ, जिसमें डाउट रहता है उस क्वेश्चन को रफ में करते हो, कि सभी क्वेश्चन के लिए अलग ही बना रखा है कॉपी। जिसमें कॉन्फिडेंट रहते हो उसमें उसमें फेयर में बनाते हो ना। नहीं कहते हो, ये वास्तव में इसका मालिक कौन है इस बुक का? पता नहीं, अभी तो तुम इसका भी तुम उठा के लाते हो। हाँ तो ये बैग कौन टांग के लाता है? तो तुमको किस चीज़ का वजन लग रहा है भाई? जब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सबसे पहले देखते हैं। ये पूछा गया था गेट 2016 आईआईएससी बेंगलुरु ने। गेट 2016 आईआईएससी बेंगलुरु ने, तो मैं यहाँ पर आपके लिए पहले तो फिगर बना देता हूँ
कुछ इस तरीके से हमारे पास ये सॉइल का सैंपल नंबर 1 दिया गया है। ये सॉइल का सैंपल नंबर 1 है। उसके बाद आपको सॉइल का सैंपल नंबर 2 दिया गया है और फिर उसमें प्रेशर या मैनोमीटर से प्रेशर हेड अपने दिया गया है। यहाँ पर इनिशियली उन्होंने दे रखा है, कितना दिया है, 600 mm। 600 mm आपको इनिशियल हेड है और फाइनल हेलो। हेलो, हाँ ये चालू, ये बंद है। हेलो हेलो, हाँ, ये चालू। माइक का प्रॉब्लम है भाई, सुधराओ फटाफट। हेलो 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 हेलो, आज ब्रेक हो रहा है। हेलो 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 हेलो, हाँ ठीक है। हेलो चलिए, तो हम लोग देख रहे थे, हम लोग सॉल्व करते हैं। कितने लोगों का हुआ? हुआ, ठीक है। आगे अगला करो जिनका हो चुका है। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये सॉइल नंबर 1 है हमारे पास और ये सॉइल नंबर 2 है। यहाँ पर आपको 150 mm और 150 mm का स्पेस मतलब लेंथ ऑफ फ्लो पाथ दिया गया है, ठीक है। तो आप देखिए, मेरे पास सबसे पहले टोटल हेड डिफरेंस निकाल लेता हूं मैं। 600 mm का यहाँ है। दो सॉइल के पूरी पूरी डिस्टेंस को कवर करने के बाद जो मेरे पास हेड लॉस हुआ, 600 माइनस 300, 600 माइनस 300, मेरे पास हेड लॉस कितना आ गया? 300 mm आ गया। ये 300 mm कौन सी सॉइल का हेड लॉस है? मैं बोलूंगा टोटल हेड लॉस है। सॉइल नंबर 1 और 2 दोनों को पार करने के बाद जो मिला होगा वो मेरे पास 300 mm है। क्या ये दोनों का आधा आधा रहेगा क्या कि सर इसकी भी 150 mm लेंथ है, इसकी भी 150 mm लेंथ है, मतलब इसने भी 150 का लॉस शो किया होगा, इसने भी 150 का लॉस शो किया होगा, दोनों मिलकर 300 गए? यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि भाई दो डिफरेंट सॉइल है, इक्वल हेड लॉस कैसे हो सकता है दोनों में? दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग है, तो दोनों में होने वाला लॉस भी अलग अलग होगा। तो आइए हम उसी को निकालने में पहले इंटरेस्टेड है कि कौन से सॉइल में कितना लॉस हुआ होगा। एक चीज मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं कि जो डिस्चार्ज है, अब यदि मैं यहां से 10 लीटर पानी दूं तो पहली सॉइल में से भी 10 लीटर पास होगा, दूसरे से भी 10 लीटर पास होगा, मतलब डिस्चार्ज विल बी सेम। Q will be same in both the soils. Q is same for both soils, दोनों सॉइल के लिए। अभी Q दिया कितना है वो जानना इंपॉर्टेंट है। Q आपको दे रखा है 200 ml ऑफ वाटर, तो 200 ml वाटर है, ऑब्जर्व टू पास थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, ठीक है, और अ पीरियड ऑफ 15 मिनट्स, तो 15 मिनट में 200 ml पास होता है, ठीक है। अब हमें आंसर किस में देना है? आंसर लास्ट में किस में देना है? एमएम में, है ना? एमएम पर सेकंड में देना है ना, तो हर चीज एमएम में कन्वर्ट कर लेते हैं अपन। एमएल को एमएम में कैसे कन्वर्ट करते हैं? एमएल को एमएम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 मिलीलीटर में कितने लीटर? 10⁻³ लीटर। अब 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब? 1 मीटर क्यूब में होते हैं 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर। तो अभी ये लीटर में कन्वर्ट हो चुका है, तो 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब? 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है, मीटर क्यूब। अब 1 मीटर क्यूब में कितने mm क्यूब? mm क्यूब कितने होंगे? 1 मीटर में होता है 1000 mm, तो उसका क्यूब करूंगा तो कितना आ जाएगा? 10⁻, ऐसा लिख सकता हूं। जब मैंने 10⁻³ किया तो ये ml से लीटर में कन्वर्ट हुआ। अब फिर वापस से जब मैंने 10⁻³ किया तो ये मीटर क्यूब में कन्वर्ट हुआ, और ये किस में कन्वर्ट हुआ? mm क्यूब में। कितना आ रहा है वैल्यू बताओ? डिस्चार्ज आ चुका है हमारे पास, हाँ 2.22 आ रहेगा, कितना आता है? हाँ 0.0 0.22 10⁻³ मीटर क्यूब में नहीं, mm क्यूब में चाहिए भाई, ये पूरा mm क्यूब में क्यों? मैं 10⁻³ mm क्यूब, ठीक है, 10⁻³ mm³ पर सेकंड, ठीक है। ये आ रहा है क्या सभी का? हाँ ये किस में है? मिनट्स में है ना,
तो 60 से हमने डिवाइड किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, आपका मिनट जो है वो सेकंड में कन्वर्ट हो गया। अब मेरे को आंसर बताओ, इतना ही आ रहा है सभी का, 0.22 ट्रिपल टू, अच्छा 22 याद होगा ना, तो 0.222 इंटू 10⁻³ आगे सभी कितना, यहाँ तक का क्लियर है सबका, क्यों भाई मामला क्लियर है? ठीक है, तो ये mm³ पर सेकंड में आंसर आ चुका है। अब यहाँ पर लिखते हैं फॉर फर्स्ट सॉइल, फॉर फर्स्ट सॉइल, पहली सॉइल के लिए, पहली सॉइल के लिए हमने फॉर्मूला लगाया डिस्चार्ज इक्वल टू KIA, KIA पहली सॉइल के लिए, तो K पहली सॉइल का, I पहली सॉइल का, A पहली सॉइल का, डिस्चार्ज तो दोनों सॉइल में सेम है, वैल्यूज पुट कर देते हैं 0.222 इंटू 10⁻³ इक्वल टू K1 पहली सॉइल का हमें दे रखा है क्या क्वेश्चन में, हाँ दिया हुआ है, कितना दिया है 0.02 दिया है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पहली सॉइल का, तो हेड लॉस पहली सॉइल का डिवाइड में लेंथ ऑफ फ्लो पाथ कितना है, पानी यहां से यहां तक चला होगा तो 150 mm लेंथ ऑफ फ्लो पाथ है, तो ये 150 mm लेंथ ऑफ फ्लो पाथ। क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो आप देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया में उन्होंने कहा है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमने क्या किया 80 इंटू 1 सेंटीमीटर में कितने mm 10, तो 10 का स्क्वायर कर दिया, मतलब सेंटीमीटर का स्क्वायर mm स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया बराबर। इसको सॉल्व करके मुझे बताओ कि यहां से हमें हेड लॉस पहली वाली सॉइल में कितना मिल रहा है, 200 और कुछ आएगा, 200, हाँ 208 या 209 कुछ ऐसा आएगा, 208.15 125 mm ये आ चुका है हमारे पास पहली वाली सॉइल के थ्रू होने वाला हेड लॉस। तो दूसरी वाली सॉइल के थ्रू कितना आ रहा होगा भाई, टोटल था हमारे पास लॉस कितना 300 का, डेल्टा H यहां का लॉस, ये हेड डिफरेंस है आपका, दिस वैल्यू इज योर डेल्टा H। तो जब टोटल हो रहा है 300, जब टोटल हेड लॉस हो रहा है 300 का, तो पहली वाली सॉइल को पार करने में ही 208 का हो गया, तो दूसरी वाली में कितना होगा 300 माइनस 208, तो यहां पर हमारे पास डेल्टा H2 आ जाएगा टोटल हेड लॉस माइनस डेल्टा H1, तो डेल्टा H2 इज इक्वल टू 300 माइनस 208.125, 208.125, सो डेल्टा H2 इज कमिंग इक्वल टू 91.875 mm, इतना ही आ रहा है। तो ये हमारे पास सेकंड सॉइल में होने वाला हेड लॉस आ गया। अब आपको क्या निकालना है, सेकंड सॉइल की परमेबिलिटी, तो यही वाला फॉर्मूला वापस लगा दो, Q इक्वल टू KIA का, पिक्चर क्लोज हो जाएगा। तो फॉर सेकंड सॉइल, फॉर सेकंड सॉइल Q इज इक्वल टू क्या लिखेंगे KIA, K2 I2 A2, डिस्चार्ज सेम रहेगा 0.222 इंटू 10⁻³ K2 ये मैं निकालना चाहता हूं, I2 क्या हो जाएगा यहां का हेड लॉस डिवाइड बाय यहां का लेंथ ऑफ फ्लो पाथ, तो यहां का हेड लॉस कितना अपने पास 91.87 अभी निकाला, यहां का लेंथ ऑफ फ्लो पाथ सॉइल 2 में हम कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ये दिख रहा है आपको 150 mm डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो यहां का लेंथ ऑफ फ्लो पाथ भी 150 है, क्रॉस सेक्शनल एरिया यहां का भी 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 80 इंटू 100 कर दिया। ये 10⁻² से मल्टीप्लाई क्यों किया, सेंटीमीटर स्क्वायर को mm स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए। सॉल्व कर लो, K2 आपका आंसर आ जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट शुड कम 0.0 कितना आ रहा है 45, 0.045 mm पर सेकंड, तो mm पर सेकंड में आपने आंसर दे दिया, दिस इज द फाइनल आंसर, कुछ था ही नहीं इसके अंदर, है ना। तो आपको लॉजिक्स लगाने हैं तभी आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सिंपल लॉजिक था कि पहले वाली सॉइल का डिस्चार्ज दूसरी वाली सॉइल के डिस्चार्ज के बराबर होगा, इससे ही आप सॉल्व कर सकते थे। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का और भी तरीका हो सकता है, सुनिएगा मेरी बात को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई और तरीका भी हो सकता है। क्या तरीका हो सकता है, आप के इक्विवेलेंट का उपयोग करते हुए निकाल सकते हैं, के इक्विवेलेंट, ठीक है। सुनिएगा सभी लोग, हेलो प्लीज, एक मिनट के लिए, कितने लोगों ने यही अप्रोच लगाया है, बाकी सबने अलग अप्रोच लगाया है, के इक्विवेलेंट वाला लगाया है, के इक्विवेलेंट वाला किसने लगाया है, 4-5 लोगों ने, बहुत बढ़िया। एक और अप्रोच देख सकते हैं के इक्विवेलेंट का, आपको क्या करना है, Q इज इक्वल टू KIA, ये होता है डिस्चार्ज दिया हुआ है, हम ओवरऑल को सिंगल सॉइल मान लें, के इक्विवेलेंट लिख दूं, के इक्विवेलेंट लिख दूं, लिख दिया। ये Q का वैल्यू दिया था 0.222 10⁻³ इक्वल टू के इक्विवेलेंट, पता नहीं वैल्यू, क्योंकि के इक्विवेलेंट निकालने के लिए K1 K2 दोनों चाहिए, इसलिए पता नहीं। I टोटल हेड लॉस कितना है 300, टोटल लेंथ ऑफ फ्लो पाथ कितना है 300, 150 150 300, तो टोटल लेंथ ऑफ फ्लो पाथ 300, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है 80 इंटू 10⁻², तो यहां से आपको क्या मिल गया, के इक्विवेलेंट मिल गया। अब के इक्विवेलेंट मिल गया, K1 आपको पता है, K2 निकल जाएगा, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं। फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, Z1 प्लस Z2 डिवाइड में Z1 बाय K1 प्लस Z2 बाय K2। अब K1 पता है आपको, के इक्विवेलेंट पता है, तुरंत K2 निकल जाएगा। तो ये दो अप्रोचेस है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, आप कोई सा भी अप्रोच लगा सकते हैं, दोनों से आपके आंसर एक्जैक्टली सेम आएंगे, ऐसा नहीं है कि आंसर में कोई चेंजेस मिलेगा, दोनों से आपके आंसर एक्जैक्टली सेम ही आने वाले होंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हुआ स्ट्रेटिफाइड सॉइल पर बेस्ड है अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्ट्रेटिफाइड सॉइल डिपॉजिट पर बेस्ड है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जंप करते हैं जल्दी से। चलिए कैमरा इधर ले आना भैया। क्वेश्चन नंबर 5 हम देख रहे हैं, जो कि गेट 2015 आईआईटी कानपुर ने आपसे पूछा था। अगले साल पेपर कौन निकाल रहा है 2023 में? किसका पुर? कानपुर। तो आईआईटी कानपुर बड़ा ही अच्छा पेपर निकालता है, सभी आईआईटी अच्छा पेपर निकालते हैं। तो आईआईटी कानपुर से रिलेटेड ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मैं रीड कर देता हूँ यूट्यूब वाले बच्चों के लिए। अ नॉन होमोजीनियस सॉइल डिपॉजिट कंसिस्ट ऑफ अ सिल्ट लेयर सैंडविच बिटवीन, ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं पीवाईक्यू में, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन रीड सभी ने किया होगा आई होप। देखो क्वेश्चन को मैं अच्छे से देखता हूं और समझता हूं। अ नॉन होमोजीनियस सॉइल डिपॉजिट कंसिस्ट ऑफ अ सिल्ट लेयर सैंडविच्ड बिटवीन अ फाइन सैंड लेयर एट टॉप एंड क्ले लेयर एट बिलो। तो आपके पास यहां पर 3 सॉइल दी गई है, बीच में आपको दिया गया है सिल्ट, बीच में आपको दिया गया है सिल्ट। इस सैंडविच्ड बिटवीन अ फाइन सैंड लेयर एट टॉप, ऊपर है आपके पास फाइन सैंड और एंड क्ले लेयर बिलो, और नीचे है आपके पास क्ले, ठीक है। अब आगे बोला गया है द परमेबिलिटी ऑफ द क्ले लेयर एंड, बोला है द परमेबिलिटी ऑफ द क्ले लेयर, कहां से पढ़ रहा हूं मैं, अच्छा, द परमेबिलिटी ऑफ द सिल्ट लेयर इज 10 टाइम्स द परमेबिलिटी ऑफ द क्ले लेयर। मैंने कहा ठीक है, मान लो, सुनना, हेलो प्लीज, मान लो कि इसका जो परमेबिलिटी है, इसका जो परमेबिलिटी है वो कितना है, सिल्ट का परमेबिलिटी k है, ठीक है। यह है आपका k1, यह है k2 और यह है आपका k3, तीनों की परमेबिलिटी लिख लिया मैंने। उन्होंने बोला परमेबिलिटी ऑफ द सिल्ट लेयर इज 10 टाइम्स द परमेबिलिटी ऑफ द क्ले लेयर। क्ले की परमेबिलिटी कितना है, k3 है, तो k2 कितना हो गया, 10 टाइम्स ऑफ k3 हो गया, ऐसा लिख सकता हूं क्या। फिर बोल रहे हैं एंड 1/10 ऑफ द परमेबिलिटी ऑफ द सैंड लेयर, सैंड की परमेबिलिटी है k1, इसकी 1/10 है, तो अपने क्या लिख दिया, k1/10। ये बात समझ में आई। उन्होंने बोला कि सिल्ट की जो परमेबिलिटी है वो क्ले की 10 टाइम्स है। अब क्ले की k3 थी, उसमें 10 का मल्टीप्लाई करके लिख दिया। सिल्ट की 1/10 है, मतलब सैंड की 1/10 है, तो k1 थी यहाँ की, उसका 1/10 करके यहाँ पे लिख दिया। ये एक इक्वेशन फॉर्म हो गई। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, हमने यहाँ से सीखा सबको k1 के फॉर्म में निकाल रहा हूं मैं, सभी को k1 के फॉर्म में। तो बताओ k1 k2 के बीच में रिलेशन क्या है, 10 टाइम्स ऑफ k2, ठीक। k1 जो है वो 10 टाइम्स ऑफ k2 ऐसा लिख दूं, ठीक है। उसके बाद मुझे बताओ k1 और k3 को क्या लिख सकता हूं, k1 और k3 को क्या लिख सकता हूं, ये 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, कितना हो गया, 100 टाइम्स ऑफ k3। चलो इतना हमने सीख लिया। नेक्स्ट बात वो बोल रहा है थिकनेस ऑफ द सिल्ट लेयर इज 2 टाइम्स द थिकनेस ऑफ द सैंड लेयर। मान लो यहाँ की थिकनेस है z1, यहाँ की थिकनेस है z2 और यहाँ की थिकनेस है मान लो z3। उसने कहा सिल्ट की जो थिकनेस है वो है 2 टाइम्स द थिकनेस ऑफ सैंड लेयर, तो सैंड की 2 टाइम्स मतलब 2 टाइम्स ऑफ z1 लिख लेता हूं। फिर एंड 2/3 ऑफ द थिकनेस ऑफ क्ले लेयर, तो क्ले का 2/3, तो 2 टाइम्स ऑफ z3 लिख लिया। यहां तक ये इक्वेशन क्लियर है। तो इसको भी मैं z1 में कन्वर्ट कर लूं, यदि मुझे लिखना है z1 इज इक्वल टू कितना लिख दूं इसको, हाफ ऑफ z2, तो इसको अपन लिख दिया हाफ ऑफ z2। और इसको क्या लिख देंगे अपन, z1 और z3 को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/3 ऑफ z3, तो हमारे पास z1 आ गया 1/3 ऑफ z3, ऐसा लिख सकते हैं। खत्म बात। पूछो क्या पूछा उन्होंने पूछा रेशो निकालो इक्विवेलेंट हॉरिजॉन्टल और इक्विवेलेंट वर्टिकल परमेबिलिटी का, मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मतलब वही चीज आपकी, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इन पैरेलल एंड वर्टिकल नॉर्मल टू द फ्लो। तो अपन ने कहा ठीक है, अपन सबसे पहले पैरेलल फ्लो में निकालते हैं, है ना। पैरेलल फ्लो कंडीशन, पैरेलल फ्लो कंडीशन, पैरेलल फ्लो कंडीशन ब्रैकेट में डाल देता हूं हॉरिजॉन्टल, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है क्योंकि मैं बता चुका हूं आपको पहले ही, लेकिन फिर भी उन्होंने लिखा है तो मैं लिख देता हूं। तो यहां पर अपन निकालते हैं, क्या इक्वेशन लगाऊं, के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, है ना, के इक्विवेलेंट हॉरिजॉन्टल में निकालना है तो मैं के इक्विवेलेंट एच लिख देता हूं हॉरिजॉन्टल में। क्या इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन बनता है k1 z1 प्लस k2 z2 प्लस k3 z3 डिवाइड में z1 प्लस z2 प्लस z3। सो के इक्विवेलेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने निकाला k1 z1, देखिएगा तो k1 z1 को तो k1 z1 के फॉर्म में ही रख रहा हूं, बाकी सबको मैं k1 और z1 में कन्वर्ट कर दूंगा। जैसे कि k2 को मैं क्या लिख सकता हूं, k2 को मैं क्या लिख सकता हूं, ये इधर गया तो k2 को मैंने क्या लिख दिया 0.1 k1, k2 को मैंने क्या लिख दिया 0.1 k1। z2 को मैं क्या लिख सकता हूं इन द फॉर्म ऑफ z1, क्या लिख सकता हूं 2z1, तो मैंने लिख दिया 2z1 प्लस
K3, K3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 0.01 K1 और Z3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 टाइम्स ऑफ Z1, 3 टाइम्स ऑफ Z1। तो पूरी इक्वेशन को K1 Z1 में मैंने कन्वर्ट कर लिया। डिवाइड में Z1 प्लस Z2 को मुझे बोला गया है 2 Z1 रखने को और Z3 को 3 Z1 रखने को। तो पूरी इक्वेशन को K1 Z1 के फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर लिया। सो K इक्विवेलेंट कितना आ गया मेरे पास, सब में से K1 Z1 कॉमन निकला होगा, नीचे इन सब Z1 को ऐड करूँ 3 2 5 और एक 6 Z1 हुआ होगा, और अंदर इनको काउंट करूं तो 1 प्लस 0.2 प्लस 0.03 रहा होगा। बस इतना सही, आसान सा है ना, बस इतना से तो बचा। तो K इक्विवेलेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना आ गया, Z1 से Z1 कैंसिल, इन द फॉर्म ऑफ K1 आपको एक वैल्यू मिली होगी, कितनी मिल रही 0.205 K1, ये आपको एक मिली होगी इन द फॉर्म ऑफ K1। अब वर्टिकल फ्लो कंडीशन देख लें या नॉर्मल फ्लो कंडीशन। नॉर्मल फ्लो कंडीशन इसको अपन वर्टिकल डायरेक्शन में लिख लेते हैं या परपेंडिकुलर लिखते हैं अपन यहाँ पर, नॉर्मल या परपेंडिकुलर फ्लो कंडीशन वर्टिकल डायरेक्शन में। इक्वेशन क्या बनेगा, K इक्विवेलेंट वर्टिकल इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, Z1 बाय K1 प्लस Z2 बाय K2 प्लस Z3 बाय K3। निकालो इसका कितना होगा। सो K इक्विवेलेंट अपने निकाला वर्टिकल में इसका निकालेंगे वर्टिकल वाले का, सभी लोग वैल्यू बताएंगे मेरे को। पूरे को K1 Z1 के फॉर्म में बदल देना, यहाँ पर भी K2 को K1 के फॉर्म में रख देना, Z2 को Z1 के फॉर्म में। तो हमने वैल्यूज पुट की, Z1 प्लस 2Z1 प्लस 3Z1। सो Z1 बाय K1 प्लस Z2 की जगह रखेंगे 2Z1 डिवाइड बाय K2 की जगह हमें रखना है 0.1 K1 प्लस 3Z1 डिवाइड में 0.01 K1। तो हमारे पास K इक्विवेलेंट वर्टिकल डायरेक्शन में आ जाएगा, ऊपर हो चुका है हमारे पास 6Z1, नीचे से Z1 बाय K1 कॉमन ले लिया हमने, और ब्रैकेट में क्या बचा 1 प्लस यहाँ बचा होगा 20 प्लस ये बच गया होगा आपका 300। बस Z1 से Z1 काट दो, K इक्विवेलेंट मिल जाएगा आपको वर्टिकल डायरेक्शन में 6/321, 6 डिवाइड बाय 321 कितना कितना आ रहा है वैल्यू, 6 डिवाइड बाय 321 आ रहा है सभी का, कितना आ रहा है वैल्यू 0.01186 K1। तो पूरी इक्वेशन हमारे पास K1 के फॉर्म में आ गई। अब आपको इन दोनों का रेशो पूछा है, इसका और इसका, तो निकाल दो। सो K इक्विवेलेंट हॉरिजॉन्टल डिवाइड में K इक्विवेलेंट वर्टिकल इक्वल टू 0.205 K1 डिवाइड में 0.0186 K1, वैल्यू कितनी आ गई 10.98, 11.02 मान लेते हैं 11, हाँ 11.02 कोई दिक्कत नहीं है, 11, द करेक्ट आंसर इज 11। तो उस दिन मैंने आपको एक बात कही थी, यदि आपको ध्यान हो, मैंने हमेशा आपको एक बात बोला है कि क्वेश्चन सॉल्व करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन से आउटपुट निकालना इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपने क्या आउटपुट निकाला, यहाँ से हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है, क्वेश्चन सॉल्व करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, उससे लर्निंग लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि आपका जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का परमेबिलिटी होगा, मतलब हॉरिजॉन्टल फ्लो जो होगा उससे जो परमेबिलिटी निकलेगी दैट विल बी मोर देन दी वर्टिकल फ्लो होने की परमेबिलिटीज हैं ऑलवेज, ठीक है।
दिस इज द आंसर। किसी का 10.98 आ रहा है, किसी का 11.1 आ रहा है, तो सब सही आंसर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जल्दी से। जो लोग लिख रहे हैं लिखिए, अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। हुआ किसी का 6? करिए जिनका हो चुका है। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो 2013 में आईआईटी बॉम्बे में पूछा गया था। चलिए इधर आ जाइए, कैमरा इधर ले आना। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में द सॉइल प्रोफाइल बिलो अ लेक विथ अ वाटर लेवल एट एलिवेशन 0 मीटर, ये वाला क्वेश्चन है। सब लोग ट्राई करेंगे। हालांकि ये वाला कंसेप्ट अभी मैं बताऊंगा आने वाले समय में, लेकिन इस पर बेस्ड क्वेश्चन किया जा सकता है, इसलिए मैं करवा दे रहा हूँ। लेक है, फिर आपके पास एक सिल्ट दिया हुआ है जिसकी परमेबिलिटी आपको पता है के इज इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड। और नीचे है आपके पास सैंड जो कि है आर्टिशियन प्रेशर पर। अब आप पूछेंगे सर ये आर्टिशियन प्रेशर क्या चीज़ है? अभी सब आएगा, इसी चैप्टर में सब आगे आएगा। चूंकि ये क्वेश्चन परमेबिलिटी पर बेस्ड था, इसलिए मैं ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ। उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा है द क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग इनटू द लेक फ्रॉम सैंड लेयर डिस्चार्ज लेयर थ्रू द सिल्ट लेयर पर यूनिट एरिया ऑफ द लेक बेड इज। तो हमें यहाँ पर बताना है कुल मिलाकर डिस्चार्ज का वैल्यू, ठीक है, आपको डिस्चार्ज बताना है कि डिस्चार्ज कितना है, पानी कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, ये जानना आपको इंपॉर्टेंट है। सुनना सभी लोग, हेलो प्लीज मेरी बात को सुनना। ये क्या है? आपका एक तालाब है, ये इसका वाटर लेवल तालाब का, ये वाटर लेवल है तालाब का, ठीक है, दिया है ना टॉप सरफेस पे लेक का आपको। और नीचे है एक सैंड आर्टिशियन प्रेशर, इस पे इतना प्रेशर है कि इसमें यदि पीजोमीटर डालेंगे तो कहां तक राइज कर जा रहा है? वाटर के लेवल से भी ऊपर चला जा रहा है। अब आप पूछेंगे सर ये क्या चीज़ है आर्टिशियन प्रेशर जिसके कारण ये सब अभी आएगा, है ना, अभी पढ़ाऊंगा आने वाले समय में, सिर्फ इतना समझ लीजिए। अब मुझे एक बात बताओ, वाटर को हेड डिफरेंस मिल रहा है तो पानी कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? सुनना, ये वाला पानी ऐसा नीचे आएगा या यहां से ऊपर जाएगा? बीच में सॉइल मौजूद है आपकी, ये सिल्ट, इसी में हमें डिस्चार्ज निकालना है। पानी का जो फ्लो हो रहा है ये वो इसी सॉइल में हो रहा है, सिल्ट में। तो मैं बोल रहा हूं तालाब है, ये पानी नीचे जा रहा है, या ये सैंड है जिसके अंदर आर्टिशियन प्रेशर है, ये पानी ऊपर आ रहा है। सैंड से पानी कहाँ आ रहा है? ऊपर आ रहा है, क्योंकि हाई हेड से लो हेड की तरफ पानी ने जाना है। तो हाई हेड यहां पर है इस वाले का, लो हेड इधर है, तो वाटर ऊपर की तरफ मूव करेगा। यहां पर वर्टिकल फ्लो है हमारे पास, ठीक है। तो वर्टिकल फ्लो है यदि आपके पास, तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितना लेंथ ऑफ फ्लो पाथ कवर कर रहे हैं यहां से यहां तक चलने में। आपको एलिवेशन दिया हुआ है, देखो यहां से यहां तक चलने में आप कितना डिस्टेंस कवर कर दे रहे हो? लेंथ ऑफ फ्लो पाथ चाहिए ना हमें, तो सिल्ट की थिकनेस कितनी दी है? अरे यहाँ पे कुछ आपको एलिवेशन दिए ना, यहाँ कितना मीटर लिखा है? -30 लिखा है ना, हाँ, और यहाँ पर -10 लिखा है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया? 20 मीटर, 30 मीटर,
20 मीटर, सो द लेंथ ऑफ फ्लो पाथ कितना आ गया 20 मीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ फ्लो पाथ इज 20 मीटर। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है डिस्चार्ज का, Q इज इक्वल टू के आई ए। यहां पर आपको 0 मीटर लिखा है क्या एलिवेशन, और इसका लेवल पे कितना लिखा है +10। तो हमारे पास हेड डिफरेंस कितना है, हेड डिफरेंस, हेड लॉस कितना है 10 मीटर। भाई ये वाटर लेवल पे 0, ये वाले वाटर लेवल पे 10, तो हेड लॉस कितना आ गया 10 माइनस 0, 0 10 माइनस 0 मीन 10। तो हमने निकाल दिया के, कितना दिया क्वेश्चन में के 10⁻⁻6 बस। तो 10⁻⁻6 के का वैल्यू, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट रख दो, हेड लॉस है आपके पास 10, लेंथ ऑफ फ्लो पाथ है आपके पास 20, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए पर यूनिट एरिया में बोला है तो 1। क्वेश्चन में पढ़ो लिखा होगा पर यूनिट एरिया से कितना फ्लो हो रहा है करके, तो पर यूनिट एरिया मतलब 1। सॉल्व किया तो इसकी हाफ वैल्यू आ गई 1/2, क्या 0.5 लिख के दिया आंसर, 0.5 इंटू 10⁻⁻6, जो भी यूनिट दिए वो आंसर क्या बन रहा है ऑप्शन डी, दिस इज द आंसर। खत्म बात, आसान सा था क्वेश्चन। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जल्दी से नेक्स्ट वाला। इसको करके लाओगे क्या ये वाले क्वेश्चन को, हो गया 3.05, सभी क्वेश्चन हो गए आखिरी तक। हाँ जिनका हो गया वो लोग करो, जिनका नहीं हुआ चलो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन घर से करके लाना आज की, मतलब क्योंकि टाइम हो जाएगा मेरे को कराने में। तो जिन लोगों का हो गया है जितने क्वेश्चन घर जाके ट्राई करिएगा, नहीं हो पाता है तो मैं तो वैसे भी नेक्स्ट क्लास में आपको करवाऊंगा ही। तो ये परमेबिलिटी वाला टॉपिक जो है यहाँ पर, ये जो आपका परमेबिलिटी वाला टॉपिक है वो यहाँ पर अभी समाप्त हो चुका है। क्वेश्चन मैं करवाऊंगा जो बच्चे हैं, डोंट वरी, यदि किसी से नहीं सॉल्व हो रहे हैं तो मैं तो कराऊंगा ही। आगे हम बात करने वाले रहेंगे, कल से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा और वो है इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, आपके सॉइल का जो ओवरऑल पिक्चर है, जितनी भी मारामारी होती है दुनिया में सॉइल को लेकर वो इफेक्टिव स्ट्रेस को लेकर ही होती है ना। सो पीपल आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन डिस्कसिंग द इफेक्टिव स्ट्रेस। सो कल का क्लास मिस मत करिएगा, हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में। ठीक है, बाकी आप लोग क्वेश्चन जरूर ट्राई करते रहिएगा, और पुराने चैप्टर्स जो हमारे कंप्लीट हुआ है उसको भी रिवाइज करते रहिएगा सही तरीके से, नोट्स भी बनाते रहिएगा, सफाई से लिखते रहिएगा। ठीक है। हम्म, तो ठीक है, आज की क्लास को अपन यहाँ पर समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद।